पेपर। अच्छा, a student uses the volume of a metal coin in order to determine the density of the metal. What is not needed in order to determine an estimate of the volume of the coin? तो कौन सा is not needed to determine the estimate of a, जो भी लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं, हमें वॉल्यूम की एस्टिमेट चाहिए। ठीक है, व्हाट इज नॉट नीडेड टू डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द कॉइन। भाई मिसबा कह रही हैं बी, तो आई बिलीव यस बी। भाई हमें मास नहीं चाहिए। ठीक है, मैं डेंसिटी निकालना चाह रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू वर्क आउट डेंसिटी, तो मुझे मास और वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम निकालने के लिए मास की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि मैं डेंसिटी खुद कैलकुलेट कर रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो मास नहीं चाहिए। डायमीटर निकालेंगे हम मेटल कॉइन का, हम उसकी थिकनेस निकालेंगे और यूज द फॉर्मूला ऑफ अ सिलेंडर। ये सब करना पड़ेगा क्योंकि कॉइन क्या होता है, इट्स लाइक अ मिनी सिलेंडर। इट्स लाइक अ मिनी सिलेंडर, जहां पे ये उसकी हाइट हो गई, ये उसका बेस एरिया हो गया जो होता है पाई आर स्क्वायर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा। The speed v of waves on a stretched wire is given by the equation v equals to tp mu q. Powers में है p और q, where t is the tension in the wire and mu is the mass per unit length of the wire. What are the values of p and q? तो किसी को कुछ याद आ रहा है ये करते किस तरह थे ऐसे सवाल जो ये पूछते हैं, भाई ये p की वैल्यू बताओ क्या एक्सपोनेंट है, q की वैल्यू बताओ क्या एक्सपोनेंट है। कौन सा कॉन्सेप्ट था ये, बेस यूनिट्स में करते थे। दिस टेस्ट्स द होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है, विल बी टेस्टिंग द होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशन। स्पीड वी है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यानी मीटर पर सेकेंड है इधर। टी क्या है, टी बोल रहे हैं टेंशन है, तो टेंशन होती है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स वाले बेस यूनिट्स। पावर क्यू, पावर पी, और म्यू क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, यानी ये केजी पर मीटर है। ठीक है जी, और इसकी पावर हमारे पास क्यू। ठीक है जी, अच्छा। मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू के जी पावर पी, मीटर पावर पी सेकेंड माइनस टू पी, फिर ये हो गया इनटू के जी पावर क्यू मीटर माइनस क्यू। ठीक है, अच्छा। अब अगर हम सब चीजें ग्रुप करना चाहें और फिर कंपैरिजन कर लेंगे, तो के जी हो गया पी प्लस क्यू, मीटर हो गया पी माइनस क्यू, सेकेंड हो गया माइनस टू पी। ठीक है जी, तो मुझे लगता है अगर मैं सेकंड सेकंड को कंपेयर कर लूं तो माइनस टू पी जो एक्सपी एक्सपोनेंट है वो इसकी एक्सपोनेंट के बराबर होगा, यानी पी जो है वो 1/2 के बराबर है। इसी तरह अगर मैं मीटर मीटर को कंपेयर कर लूं तो इधर जो है पावर 1 है, तो यानी इसका मतलब क्या है, पी प्लस क्यू जो है वो 1 है। ठीक है, क्यू पी पर हमें पता चल गया है वो हाफ है, सो क्यू क्या हो जाएगा, अगर ये हाफ है तो हाफ उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा तो दोबारा से हाफ ही आएगा आंसर। ठीक है, और इसको कंफर्म कर लेते हैं भाई, के जी पी प्लस नहीं, ये कुछ गलत आया, पी माइनस क्यू था, माय बैड, सॉरी, मैंने पी प्लस क्यू लिख दिया गलती से। ये P माइनस क्यू, अगर मैं मीटर मीटर कन्वर्ट करूँ तो ये माइनस क्यू आया, तो माइनस हाफ आ रहा है इसका आंसर। ठीक है नी, और अगर हम केजी को कंपेयर कर लें, अगर केजी लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है, केजी इधर जीरो था, तो बेसिकली जीरो इक्वल्स टू पी प्लस क्यू। क्या ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, हाफ में से हाफ माइनस हाफ कर दो तो जीरो ही आता है आंसर। सो बेसिकली P इज हाफ एंड Q इज माइनस हाफ। ठीक है, अच्छा। नाउ आई वांट यू गाइस टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, the diagram shows the force F. P is the horizontal component of F at an angle of theta to F. P horizontal component है, ठीक है जी। Which the graph best shows the variation with theta of the magnitude P? तो P का ग्राफ कैसे बनेगा with the variation of theta? No ideas भाई। तो देखो P क्या आ रहा है, P आ रहा है F cos theta। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, मेजबा गलत है। P इज एफ कॉस थीटा, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा। जो मैथ्स के बच्चे हैं वो समझ जाएंगे कि बेसिकली P का ग्राफ बनेगा कॉस थीटा वाले ग्राफ के जैसा। तो कॉस थीटा वाला ग्राफ कैसा होता है, इट स्टार्ट्स ऑफ एट मैक्सिमम और 90 पे जीरो हो जाता है, तो यानी ए होना चाहिए। जिनको मैथ्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, मैथ्स ही रियलाइज नहीं करना, तो मेरा बच्चा थोड़ा सा लॉजिक भी सोच लो। थोड़ा सा लॉजिकली कैसे सोचोगे, हाँ क्लास के एंड में भेजूंगा। ठीक है, तो आप लॉजिकली कैसे सोचोगे यार, देखो अगर ये एंगल जीरो होता, अगर ये एंगल जीरो होता तो क्या होता, तो ये होता कि ये जो एफ है ये होता ही हॉरिजॉन्टल, यानी द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा था जीरो पे। अब ये बात को समझते हो, अगर ये एंगल जीरो होता तो एफ ही होता है ना पी, इसका मतलब मैक्सिमम आ रहा होता। ठीक है, और अगर मैं इसी एंगल को उठा के क्या कर देता, 90 डिग्री कर देता, यानी मैं एफ को बिल्कुल वर्टिकल कर देता, तो फिर एफ का कोई कंपोनेंट नहीं आता।
एफ का कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होता, तो फिर क्या होता, पी का मैग्नीट्यूड 0 होता, यानी 0 पे इट शुड बी मैक्सिमम, 90 पे इट शुड बी 0। ठीक है जी, तो दिस इज द अदर वे यू कुड हैव डन इट। अच्छा, a student wishes to determine a distance of about 10 centimeter to a precision of 0.01 centimeter. Which measuring instrument should be used? कौन सा should we be using? अल्मा says मीटर रूल इस्तेमाल करें, मिसबा भी कह रही है भाई मीटर रूल इस्तेमाल करें। और बच्चे कोई जवाब देना चाहेंगे या अग्री कर रहे हैं विद मिसबा एंड अल्मा? अच्छा, तो the instrument that you're going to use is going to be the vernier caliper। ठीक है, स्केल की 0.01 सेंटीमीटर नहीं होती एक्यूरेसी, स्केल की एक्यूरेसी होती है 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैं स्केल लेता, अगर मैं मीटर रूल लेता, ठीक, और 10 सेंटीमीटर का मेजर करना था तो 10 सेंटीमीटर की उसकी रेंज में आता, मीटर रूल में 1 मीटर होता है, वहां तो सही थे। ठीक है, मैं जरा ये चार्ट बना दूं, ठीक है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया इन फिजिकल क्वांटिटीज मेजरमेंट्स। ठीक है, तो रेंज कहलाती है कंपोनेंट की चीज, और एक होती है उसकी प्रिसीजन। ठीक है, मीटर रूल जो है ना, मीटर रूल वो इज, उसकी रेंज तो 1 मीटर की होती है, यानी 100 सेंटीमीटर की होती है, लेकिन प्रिसीजन 1 मिलीमीटर की होती है, यानी 0.1 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, वर्नियर जो होते हैं, वर्नियर कैलिपर्स, वो होते हैं तकरीबन 10 सेंटीमीटर मेजर करते हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर भी करते हैं, लेकिन आई थिंक नॉमिनल जो मुझे याद पड़ रहा है 10 सेंटीमीटर होते हैं, और इसकी एक्यूरेसी 0.01 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपके पास जो माइक्रोमीटर है उसकी रेंज सिर्फ 5 सेंटीमीटर है, वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं खुलता, और उसकी एक्यूरेसी जो है वो आपके पास है, आई बिलीव इट्स 0.001 सेंटीमीटर, यानी मिलीमीटर के हिसाब से सही होगा, ठीक है, यही है। तो 0.01 सेंटीमीटर, और एक है टेप मेजर। टेप मेजर गया गुजरा है, टेप मेजर आप सिर्फ इस तब इस्तेमाल करोगे जब आपकी 1 मीटर से ज्यादा लेंथ होगी, और ये आपको अच्छे से अच्छा 1 सेंटीमीटर ही बताएगा सही से, वरना वो भी बता दे तो बड़ी बात है। ठीक है, तो इट्स गोइंग टू बी वर्नियर कैलिपर्स। सही है, अच्छा, ओके। A steel ball is dropped and falls through a vertical height h. The time t taken for the to fall is measured using light gates. The results are given in the table. The acceleration of free fall is calculated using the equation half gt square. What is the percentage uncertainty in the value of g? तो अगर percentage uncertainty in the value of g ढूंढनी है तो फिर g को सब जगह में डालते पहले तो इट्स गोइंग टू बी 2h अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है, फिर अगर मुझे परसेंटेज रिजल्ट चाहिए, डेल्टा जी अपॉन जी विल इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन एच प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी। और इसको अगर परसेंटेज में निकालना है, यानी ये पूरी चीज निकालनी है, तो फिर इस साइड भी 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा एच अपॉन एच क्या है, वो है 0.01 अपॉन 4.05, और 2 टाइम्स डेल्टा टी अपॉन टी क्या है, वो है 0.02 डिवाइड बाई 0.91 एंड दिस इनटू ए 100। कोई कैलकुलेटर दे सकता है क्या आ रही है वैल्यू? दिस इज कमिंग आउट टू बी ए 4.6%। ठीक है जी, वेरी गुड, सही हो गया, थैंक यू। अच्छा, a stone is thrown vertically upwards from a point x at time t equals to 0। ऊपर फेंक देते हैं स्टोन को x से। ठीक है जी, x एक कोई होगा पॉइंट, उस ऊपर फेंक दिया। ठीक है, द वेरिएशन विद टाइम ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ द स्टोन इज शोन। आपको पता है ऐसे ही ग्राफ बनना चाहिए, क्यों? बिकॉज कांस्टेंट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होती है 9.81 की, तो नीचे तरफ ग्रेडियंट नेगेटिव है। ठीक है, उन्होंने कन्वेंशन अपवर्ड इज पॉजिटिव ली है, ग्रेडियंट नेगेटिव है, उसने स्टार्ट किया होगा किसी वेलोसिटी के साथ, आते 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 जीरो हुई, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, और फिर ये वापस नीचे आने लगा। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस ग्राफ्स वेल बाय नाउ। What is the displacement of the stone from point x at time t equals to 3 seconds? ठीक है, तो मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा मैप आउट कर लूं तो ये चीज भी अच्छी रिवाइज हो जाएगी। ये x था, ठीक है, यहां से बॉल को उछाला है, और फिर वो उछली है, और फिर वो नीचे आना शुरू हुई है। ठीक है, अच्छा, जब उछाला तो इसके पास जो वेलोसिटी थी, इसके पास जो वेलोसिटी थी वो थी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो हमारे पास टाइम है 2 सेकेंड्स का, यहाँ पे आपकी वेलोसिटी जाके जीरो हो गई थी, राइट, आपको नजर आ रहा है।
और ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया था, और 3 सेकंड तकरीबन यहाँ कहीं 3 सेकंड आ रहे हैं, ठीक है, तो ये हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये निकालना है कि भाई देखो ये जो पॉजिटिव एंड ग्राफ है ये बता रहा है कितना ऊपर ही गया, नेगेटिव एंड ग्राफ क्या है, ये बता रहा है भाई कितना ये वापस नीचे आने लगा। तो मुझे पॉजिटिव एरिया में से नेगेटिव एरिया सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि मुझे सिर्फ ये डिस्प्लेसमेंट मिल जाए जो उन्होंने मुझे मांगी। आई जस्ट वांट दिस, तो मुझे अपवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट से डाउनवर्ड्स डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। ये कर लेते हैं भाई, कोई मसले की बात नहीं है। इस ग्राफ का एरिया ग्राफ लोगे तो एरिया आ जाएगा। ये क्या है, दिस इज हाफ इंटू बेस विच इज 2 इंटू हाइट जो है वो है 20, इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हाफ। बेस क्या है वो है 1, और हाइट जो है वो है 10। सो दिस इज 20 - 5 दैट इज 15, ठीक है, एंड दैट शुड बी 15 मीटर। अब इसमें से ऑप्शन कौन सा ठीक करूं, 15 मीटर वाले दो ऑप्शन है, ए चूज करूं बी चूज करूं? ए डेफिनेटली, वी आर अबव एक्स, ठीक है नी, वी आर अबव एक्स। अच्छा जी, लेट्स डू दिस क्वेश्चन, फिर मैं क्लास स्टार्ट करके कंटिन्यू करूंगा। What is not a statement of Newton's third law, Newton's laws of motion? What is not a statement of Newton's laws of motion? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो न्यूटन के लॉज में से नहीं है, कहीं और से आ गई है? यस वेरी गुड, द आंसर इज डी। डी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आया है, ये न्यूटन का लॉ नहीं है, ठीक है। न्यूटन के लॉ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, बस दैट्स इट। A mass of 5 kg is released from rest on a frictionless surface inclined at 30 degree to the horizontal. Air resistance is negligible. ठीक है जी, लोग को एक मैसेज डाल देते हैं एटलीस्ट कि भाई आ जाओ भाई वापस, अभी ओवर नहीं हुई है क्लास। ये मास है जिसको रेस्ट से छोड़ दिया फ्रिक्शन लेस सरफेस पे, यानी फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। Incline at 30 degrees to horizontal, air resistance is negligible. How far does the mass travel in a time of 0.80 seconds? तो ये कैसे करें भाई, ये कैसे पता चलेगा कैसे कितना ट्रैवल कर रहा है? अच्छा, तो आई विल बी यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वो क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि भाई देखो डिस्टेंस चाहिए, टाइम दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन चाहिए होगी बस, और इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है और रेस्ट भी दी, ठीक है। एक्सेलरेशन कैसे आएगी, आपको पता है फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, तो इसका मतलब कौन सी फोर्स है जो इसको नीचे लेके जा रही है, बस वो होगी एम जी साइन थीटा, वही तो लेके जा रही है इसको नीचे। अगर एम जी साइन थीटा नीचे लेके जा रही है, तो अगर मैं इसको मास से डिवाइड कर दूं, एफ इक्वल्स टू एम ए, मास से अगर सॉरी फोर्स अगर मास से डिवाइड कर दूं एक्सेलरेशन आ जाएगी, तो यानी एम जी साइन थीटा अगर फोर्स है तो सिर्फ जी साइन थीटा इज दी एक्सेलरेशन, ठीक है जी। एस क्या है, एस एस है। यू क्या है, यू जीरो था तो ये पार्ट पूरा जीरो। हाफ एक्सिलरेशन आपकी क्या है, जी साइन थीटा है, ठीक है। आई एम गोइंग टू से डाउनवर्ड इज पॉजिटिव, ठीक है जी, तो मैं इसको पॉजिटिव ही डाल रहा हूँ। जी जो है वो 9.81 है, साइन 30, एंड देन टाइम स्क्वायर क्या दिया हुआ है इन्होंने हमें 0.80 दिया हुआ है, 0.80 होल स्क्वायर। S equals to 1.56 which is approximately 1.6 meters, ठीक है जी। अच्छा, ये क्या है, एन ऑब्जेक्ट फॉल्स फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग, व्हाई डू यूज जी साइन थीटा, इसलिए अल्मा, बिकॉज एफ इक्वल्स टू एम ए, एक्सेलरेशन चाहिए तो एफ डिवाइड बाय मास करना पड़ता है। फोर्स क्या है आपकी फोर्स है एम जी साइन थीटा, एम को अब इसको मास से डिवाइड कर दोगी तो जी साइन थीटा आ गई एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट फॉलिंग इन एयर, ठीक है जी, हवा में फेंक दिया, टिपिकल वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए, ग्रेडियंट कम होता होता तो क्या हो गया, जीरो हो गया, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज जी, what describes the acceleration of the object at times t equals to y and t equals to z? तो y पे एक्सेलरेशन को कैसे मैं डिस्क्राइब करूं और t इक्वल्स टू z पे मैं एक्सेलरेशन को कैसे डिस्क्राइब करूं? बी वेरी गुड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकलती है, थ्रू द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ।
यू कैन सी जेड पे तो 0 हुआ हुआ है वो ग्रेडियंट, वाई पे क्या है, वाई पे कुछ ऐसा है, नेक्स्ट इंस्टेंट में जाके वो डिक्रीज करना शुरू करेगा और डिक्रीज करते करते ये वापस उस पॉइंट पे पहुंचेगा, तो इट इज गोइंग टू डिक्रीज फर्दर। तो बेसिकली इट्स गोइंग टू बी डिक्रीजिंग एंड देन जेड पे 0 हो गया है। अच्छा ये क्या है जी, two balls, one of mass 2m and one of mass m collide. The diagrams show the initial and final velocity of the balls. Which collision is not elastic? Elastic collision की equation याद है किसी को? Elastic collision वाली, not kinetic energy वाली, elastic collision वाली। u1 minus u2 equals to v2 minus v1, yes। तो इलास्टिक कोलिजन की इक्वेशन है u1 minus u2 equals to v2 minus v1, ठीक है। अब कन्वेंशन बना लेते हैं और ट्रायल एंड एरर से करके देख लेते हैं, क्योंकि बिकॉज वी कांट रियली डू एनीथिंग एल्स, ठीक है जी। तो भाई कर लेते हैं, आई एम सेइंग राइट वर्ड इज पॉजिटिव, ठीक है जी, आई होप कोई मसला ना हो। u1 इसको कह लेते हैं यानी 4 माइनस u2 ये रहा 1, v2 क्या है, v2 है 5 माइनस v1 वो है 2, ठीक है, सब राइट वर्ड से इसलिए आराम से हो गया। 4 माइनस 1 इज 3 और 5 माइनस 2 इज ऑल्सो 3, ये तो करेक्ट है, ठीक है जी। दोनों आंसर्स, दोनों राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, u1 इज 6, u2 इज 3, v2 इज 7, 4 इज v1, ठीक है जी। तो ये अगर निकालें 6 माइनस 3 3 और 7 माइनस 4 3, ये भी ठीक आ रही है। इसको कर लेते हैं u1 माइनस u2 यानी 8 माइनस 2 और इक्वल्स टू v2 माइनस v1 तो 8 माइनस 5, ठीक है जी। तो u1 माइनस u2 इक्वल्स टू v2 माइनस v1। 8 माइनस 2 क्या आता है, 8 माइनस 2 आता है 6, 8 माइनस 5 आता है 3, ये तो गलत बोल रहा है भाई आंसर, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। और लास्ट भी चेक कर लेते हैं भाई, ये क्या हो जाएगा, u1 माइनस u2 यानी 10 माइनस 4, v2 माइनस v1 यानी 12 माइनस 6, नजर आ रहा होगा 10 माइनस 4 6, 12 माइनस 6 6, तो ये भी सही है। सो दैट मीन्स दैट दिस इज द रॉन्ग आंसर, ट्रायल एंड एरर से करना पड़ा इसको, ठीक है। अच्छा the diagram shows a ballistic pendulum. What is a ballistic pendulum? I have no idea. ठीक है, a pellet of mass m traveling at speed u hits a stationary block of mass m. The pellet becomes embedded in the block and causes the block to move at speed v immediately after the impact. When a pellet of mass 2m traveling at a speed of 2u hits the block of mass 2m, what is the speed of the block immediately after the impact? Neglect the small increase in mass of block as the pellet's mass is added during the collision. ठीक है, तो pellet का mass नहीं लेना आपने, neglect the small increase in mass of the block as the pellet's mass is added during the collision। है ये कैसा फालतू बकवास सवाल दिया भाई, हमने निग्लेक्ट करना है जो पैलेट जब उसके अंदर चिपक जाएगा तो वो वाला मास नहीं लेना जो पैलेट अब उसके अंदर गड़ गया है, पैलेट का मास नहीं लेना है आफ्टर द कोलिजन, ठीक है, चलो कोई मसले की बात नहीं है। एनी आइडिया को सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसा सवाल हमने कहाँ देखा और हमने इसको कैसे सॉल्व किया था, कौन सा कॉन्सेप्ट में से है, कौन सी चीज में से है। अच्छा जी, तो ये हम करेंगे थ्रू मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है, कोलिजन हो रही है तो मोमेंटम कांस्टेंट रह रहा होगा। अच्छा अगर हम इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम वाली चीज इस्तेमाल करते हैं तो इनिशियल मोमेंटम क्या था, ये ब्लॉक स्टेशनरी था यानी इसका तो m और 0, ठीक है, लेट्स से लेफ्टवर्ड इज पॉजिटिव, और जो स्मॉल m था वो किस स्पीड से आती थी, वो आती थी स्पीड u से, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ये होता था कि जो फाइनल मोमेंटम था वो दोनों चिपक जाते हैं और ये मूव करता है विद स्पीड v, ठीक है। अब उन्होंने कहा है भाई ये जो m में जो ऐड हो रहा है छोटा वाला m उसको निग्लेक्ट कर दो, तो सिर्फ मैं m लिख रहा हूँ और बी लिख रहा हूँ, वरना हम क्या लिखते हैं, एम प्लस एम और फिर बी लिखते हैं। उन्होंने कहा निग्लेक्ट करो तो इसलिए मैं निग्लेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वरना नहीं करता मैं कभी भी निग्लेक्ट। सो ये इधर ये देख लो, निग्लेक्ट द स्मॉल इंक्रीज इन मास ऑफ द पैलेट्स, जो भी आप पैलेट आके लगा तो उसको नहीं लेना, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको देखें तो एम यू जो है वो क्या आ रहा है, एम वी आ रहा है, ये तो पहला वाला केस है। दूसरा वाला केस भी देख लेते हैं, दूसरा वाला केस भी ऐसे ही होगा भाई, अभी भी 2m है, वो पहले स्टेशनरी था, फिर पैलेट आ रहा है दूसरा, सर मास ऑफ पैलेट्स क्यों 2m नहीं लिया, क्योंकि मैं पहली वाली केस कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस वाली, अ पैलेट ऑफ मास m ट्रैवलिंग एट अ स्पीड u हिट्स अ ब्लॉक स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ दिस, और फिर स्पीड v आती है, तो मैंने ये पहली वाली केस के लिए सॉल्व किया था। अब मैं दूसरी वाली केस के लिए सॉल्व कर रहा हूं भाई, अब ब्लॉक का मास 2m है, अभी भी स्टेशनरी था,
इनिशियल मोमेंटम में। अब जो पैलेट का मास है वो 2m है, स्पीड वो 2u से आ रही है, और फाइनल मोमेंटम क्या बनेगा, फाइनल मोमेंटम ये बनेगा कि फाइनल मास, उन 1 सेकेंड बोला है इंक्रीज इन मास निग्लेक्ट कर दो, वो नहीं लो, यानी मैं सिर्फ 2m लूंगा, और मुझे ये v2 निकालना है, ये v2 क्या है, ठीक है। लेट्स वर्क दिस v2 आउट। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4mu इक्वल्स टू 2mv2, ठीक है। मेरे ख्याल से mv की जगह mv डाल देते हैं, तो 4mv विल इक्वल्स टू 2mv2। m और m उड़ा दो, 2 और ये उड़ा दो, तो बेसिकली v2 क्या हो गया, v2 हो गया 2 टाइम्स v, सो इट्स गोइंग टू बी 11 c। अच्छा, a rigid circular disk of radius r has its center at x. A number of forces of equal magnitude F act at the edge of the disk. All of the forces are in the plane of the disk. Which arrangement of forces provides a total moment of magnitude 2Fr about x? तो इसमें से कौन सी अरेंजमेंट आपको मोमेंट दे रही है 2Fr का? वेरी गुड, अलमा ने सही जवाब दिया भाई, ए दे रहा है। ए क्यों दे रहा है, ए इसलिए दे रहा है क्योंकि मोमेंट कैसे निकलता है, इसमें टॉर्क है, इसमें देखोगे टॉर्क नजर आ रही है, तो इसमें टॉर्क है, तो टॉर्क इसकी निकलेगी द फोर्स इन एनी वन फोर्स इन द कपल, यानी फोर्स एफ ले रहे हैं हम, मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस क्या दोनों के बीच में, एक अगर डिस्टेंस रेडियस है तो फिर अगर उसको ट्वाइस लेना तो क्या हो जाएगा, वो 2r हो जाएगा, तो टॉर्क आ गई आपकी 2Fr, सो इट शैल बी ए, ठीक है। बाकी देख लोगे, इसका आएगा Fr, इसका कोई मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये यूं घुमा रही है, ये यूं घुमा रही है, उल्टे घुमा रहे हैं, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी यही होगा कि ये वाला मोमेंट और ये वाला मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये वाला फिर आपको सिर्फ Fr वाला मोमेंट दे रहा होगा, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी ए। लेट्स डू ये वाला पेज पूरा और फिर नमाज देख लेंगे हम। The diagram shows a uniform beam PQ. यूनिफॉर्म का मतलब क्या था, यूनिफॉर्म का मतलब था वेट एक्ट करेगा फ्रॉम द ज्योमेट्रिक सेंटर, ठीक है जी। अच्छा, the length of the beam is 3 meter and the weight is 50 Newton. The beam is supported on a pivot 1 meter from end P. A load of weight W is hung from end P. The beam is in equilibrium. Beam is in equilibrium. What is the value of W? अच्छा भाई, कोई मसले की बात नहीं है, हमें पता है भाई यहाँ पे इसका बीच में से वेट एक्ट कर रहा है, जिसकी वैल्यू उन्होंने दी है 50 न्यूटन, और होगा क्या, उसका पिवट से डिस्टेंस क्या होगा, उसका इस एंड से होगा डिस्टेंस 1.5, आधा होगा 3 का, राइट। तो दिस इज 1.5, तो 1.5 में से 1 निकाल दूंगा तो ये आएगा सिर्फ 0.5, ठीक है। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। ये वाला जो है वो क्लॉकवाइज बना रहा है, दिस इज फॉर्मिंग क्लॉकवाइज, दिस इज फॉर्मिंग एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज का क्या है, क्लॉकवाइज का ये है, अच्छा, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, ठीक है जी। क्लॉकवाइज मोमेंट क्या था, W है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट 1 है, एंटी क्लॉकवाइज क्या है, वो है 50 है, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट 0.5 है, तो W क्या है 15 to 0.5, दैट्स 25 न्यूटन, सो बेसिकली W इज अ 25 न्यूटन वैल्यू, ठीक है। सरप्राइजिंगली बहुत सारे आंसर्स इसमें ए आ रहे हैं, ठीक है जी। एटलीस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ए आ रहे हैं काफी सारे, लेकिन खैर। अच्छा, इन हाई वायर सर्कस एक्ट, ठीक है, आई डोंट नो इफ यू सीन समवन डू द सर्कस एक्ट, कभी टीवी में देखा हो या कभी टॉम एंड जेरी में देखा हो। टॉम एंड जेरी में ऐसा हुआ है कि एक बंदा जो है वो रोप पे चलता हुआ जा रहा होता है, ठीक है नी। तो रोप पे जो चलता है तो रोप क्या करती है, वो सैक होने लगती है, मतलब सैक कह रहा हूँ, इट स्टार्ट्स टू बेंड डाउनवर्ड्स, ठीक है नी। वो क्यों होती है इसको भी समझ लो, वो इसलिए होती है ताकि देखो, अगर एक सीधी वायर होगी अगर, ठीक है, तो देखो वायर्स आर नॉट रिजिड, ठीक है, वो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, दे कांट प्रोवाइड यू अ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स टू कैंसिल आउट द वेट, आपको इक्विलिब्रियम, तो उनको क्या चाहिए होगा, उनको टेंशन डेवलप करनी पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए जब आप बीच में चलते जाते हो तो इसलिए और ये बेंड होती जाती, क्यों, ताकि ये वाला एंगल बढ़े, ये वाला एंगल बढ़ता चला जाए, और आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा टेंशन का वो बढ़ता चला जाए, और फिर इवेंचुअली वेट के इक्वल हो जाओ वापस से, ठीक है नी। तो बेसिकली इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आता है T sin 20, और इसका आता है T sin 20,
तो यानी दोनों मिलके क्या हो गए, 2t sin 20 हो गए, 2t sin 20 हो गए। और ये सपोर्ट क्या कर रहे हैं, 85 kg के बंदे का मास, यानी उसका वेट सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो हम कर लेंगे भाई, हमें पता है नेट फोर्स इक्वल्स टू 0। आपका 2t sin 20 shall be equals to the weight which is 85 into 9.81। ठीक है जी। तो टी हमारे पास क्या आ रहा है, टी हमारे पास सी आ रहा है, यानी 1200 न्यूटन आ रहा है, विच इज 1.2 किलो न्यूटन। ठीक है, आई होप ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया हो। ठीक है, वी डूइंग दिस वन बिफोर वी टेक द नमाज ब्रेक। इसको कर लेते हैं बस और फिर नमाज ब्रेक लेंगे। अ सिलिंड्रिकल ब्लॉक ऑफ आइस क्रॉस सेक्शनल एरिया 12 मीटर स्क्वायर इज फ्लोटिंग पार्शियली सबमर्ज्ड इन द सी। ठीक है, ब्लॉक ऑफ आइस है, 12 मीटर स्क्वायर का है, फ्लोट कर रहा है पार्शियली सबमर्ज्ड इन द सी। क्योंकि इस बात को बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, जब कश्ती तैरती है तो कश्ती, किसी ने अपनी जिंदगी में ऐसी कश्ती नहीं देखी होगी जो तैर रही हो इस तरीके से। ऐसा कभी कोई कश्ती नहीं करके दिखाएगी कि उसका जो बॉटम फेस है वो बिल्कुल पानी की लाइन के ऊपर हो, मतलब बिल्कुल पानी की लाइन को टच कर रहा हो। क्यों नहीं हो सकता ऐसा, ऐसा इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज यू नीड समथिंग इमर्स्ड इन द फ्लूइड फॉर देयर टू बी एन अपथ्रस्ट डेवलपिंग, एंड सो यू कैन कैंसल आउट द वेट एंड इवेंचुअली रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो कभी भी देखा होगा, जो भी चीज डुबाते हो पानी में और वो इक्विलिब्रियम में आती है, तो ऐसा कभी नहीं होता वो पूरी पूरी ऊपर होती है। वो पूरी पूरी ऊपर नहीं होती, उसका कुछ हिस्सा फिर भी सबमर्ज्ड होता है, ताकि अपथ्रस्ट जनरेट हो, वो वेट को कैंसिल आउट कर सके। इसी तरह इस केस में भी ये जो पोलर बेयर तैर रहा है, कुछ हिस्सा इस आइस का पानी के अंदर है। ठीक है, द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज दिस मच। अ पोलर बेयर ऑफ मास 400 kg स्टेप्स ऑन टू द ब्लॉक ऑफ आइस। द ब्लॉक ऑफ आइस सिंक्स अ वर्टिकल डिस्टेंस डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ डी निकाल लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं है भाई। अगर ये पोलर बेयर का बच्चा जो है वो इधर आ गया, तो उसका वेट है नीचे की तरफ और एक अपोजिंग अपथ्रस्ट डेवलप हो रही है अब मजीद इसको कैंसिल आउट करने के लिए। तो वेट इक्वल्स टू अपथ्रस्ट। वेरी स्पेसिफिकली हम पूरा पूरा वेट नहीं ले रहे, हम पूरी पूरी अपथ्रस्ट नहीं ले रहे, हम वो ले रहे हैं कि जो इंक्रीमेंट आया है डब्ल्यू में, जो पहले तो आइस, जो भी आइस थी उसका कोई ना कोई वेट होगा ना ऑलरेडी, वो पहले से ही थोड़ी सी, अभी आया तो और डूब गई। तो हम सिर्फ ये ले रहे हैं कि जो इंक्रीमेंट इन वेट हुआ है वो बराबर है इंक्रीमेंट इन अपथ्रस्ट के, हम बस ये लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इंक्रीमेंट इन वेट क्या हुआ है, ये 400 kg का पोलर बेयर जो है 9.81, इसके साथ करोगे तो डेल्टा डब्ल्यू आ जाएगा। अपथ्रस्ट कैसे आएगी, अपथ्रस्ट आएगी रो ए एक्स जी से। सो डेंसिटी उन्होंने बताई हुई है, चलो मैं लिख देता हूँ, इसको पढ़ लेते हैं। एम जी इक्वल्स टू रो ए एच जी। ठीक है, एक और अच्छी कहानी हो जाएगी, जी और जी कैंसिल कर देते हैं। एम जो है वो 400 आ गया, रो उन्होंने बताया हुआ है 1020। एक चीज मेक श्योर करना, कभी कभार वो कंफ्यूज कर सकते हैं, वो हो सकता है इसमें दे देते डेंसिटी ऑफ आइस ही है। डेंसिटी ऑफ आइस नहीं चाहिए आपको, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चाहिए। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ही दी हुई है 1020। एरिया हमें बताया हुआ है भाई, एरिया जो है वो 12 मीटर स्क्वायर है, और हमें निकालनी है वो मजीद डेल्टा डी जो ये सिंक हुआ है। ठीक है नी, तो 400 डिवाइड बाय 1020 डिवाइड बाय 12, यू विल गेट योर आंसर। व्हाट आर वी गेटिंग एज द आंसर फॉर डेल्टा डी? 0.0326. So I believe this is 3.3 centimeter. So that shall be 3.3। ठीक है, 327 बोल रही है अलमा, 327 होगा, 327। ठीक है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा वो एक दो, तो 3.27 आ गया, यानी 3.3 आ गया। ठीक है, अच्छा जी, हाय अल्लाह। अ बॉल इज थ्रोन vertically upwards, air resistance is negligible, which statement is correct? कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रही है? एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, बॉल को ऊपर फेंक देते हैं। ए वेरी गुड। सो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट। ठीक है, बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ द बॉल इज कांस्टेंट। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन तो ये बोलता ही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोलता है भाई एक सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, सिर्फ बॉल सिस्टम नहीं हो सकती, बॉल के साथ और भी इंटरेक्टिंग बॉडीज होगी। तो उसके उसका बाकायदा सब चीजें मिलके फिर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ऐसी हो नहीं सकता कि सिर्फ बॉल का ही सिस्टम है और बस वही है।
ठीक है। और मोमेंटम कांस्टेंट रह रहा है, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रह रहा है, लेकिन देयर माइट बी मोर देन वन इंटरेक्टिंग बॉडीज फॉर दैट, सिस्टम लेना है पूरा। Kinetic energy of the ball is greatest at the greatest height attained. That is wrong. By height, maximum height में velocity zero हो जाती है, kinetic energy zero हो जाती है, maximum नहीं होती. The potential energy of the ball increases at a constant rate during its ascent. आपको किसने बोला? ठीक है। हाँ, हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है। लेकिन जो आप हाइट गेन कर रहे हो, वो आप गेन कर रहे हो यूजिंग s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसमें कोई भी कांस्टेंट रेट नहीं है, इसमें सब अलग अलग कहानियां हो रही हैं। देयर इज नो कांस्टेंट रेट, देयर इज नो नथिंग, so the potential energy is not being gained at a constant rate. ठीक है। A hammer with 10 joule of kinetic energy hits a nail and pushes it 5 millimeter into a plank. Both the hammer and nail come to rest after the collision. What is the approximate average force that acts on the nail while it moves through 5 millimeter? तो कैसे करें क्वेश्चन नंबर 17? अच्छा, मेरे हिसाब से तो ये हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है उसकी मास थ्रू काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीपीई। जीपीई नहीं, इट इज बेसिकली दैट द काइनेटिक एनर्जी विल इक्वल्स टू, ये इनपुट था और आउटपुट क्या हुआ, फोर्स इनटू डिस्टेंस। यू डिड सम वर्क ऑन द नेल, नेल जो है वो अंदर चला गया, ठीक है, 5 मिलीमीटर अंदर चला गया। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी 10 जूल थी। फोर्स हमें निकालनी है 5 मिलीमीटर, हमने इसको प्लैंक के अंदर मजीद डाल दिया। So if you calculate this force out, you will get 2000 newtons. ठीक है जी। अच्छा, the change in gravitational potential energy delta E of an object of mass m when moving through height delta h near the surface of the earth is given by the equation shown, delta E equals to mg delta h. Which equation is needed as part of the derivation of this expression? इसको derivate करने के लिए कौन सी आपको expression चाहिए होती है, या which equation is needed for the derivation of this expression? सी, वेरी गुड। ठीक है जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं चाहिए होती हमें, ठीक है। अच्छा, ये अगर लिखा हुआ होता, क्या लिखा होता, वर्क लिखा होता। अगर ये लिखा होता वर्क, तो हम कहते हैं हाँ देखो भाई, इसको ड्राइव हम ये करते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इन डिस्टेंस, फोर्स लेते हैं वेट, और डिस्टेंस क्या होता है, वो एच होता है, तो एम जी एच बन जाता है फॉर्मूला, ठीक है जी। अगर ये लिखते हैं वर्क यहाँ पे, तो मैं इसको करेक्ट कंसिडर करता। अभी ये गलत है, मोमेंट बोला मैंने, ठीक है जी। वेट इक्वल्स टू मास इंडक्शन आप इस्तेमाल करते हो, आप वेट को खोलते हो एम जी से खोला तभी तो आया ही है, तो दिस इज करेक्ट। एंड वर्क डन इक्वल्स टू पावर टाइम, ये हमारी किसी भी तौर की इसमें नहीं है, ठीक है। अगर याद करना है तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कौन सी होती है, वेट होती है, और उसका डिस्टेंस क्या होता है, हाइट एच होती है, ठीक है। ये वर्क डन आ जाता है। वर्क डन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एम जी एच, दिस इज द डेरिवेशन, ठीक है। A racing car has an output power of this much when traveling at a constant speed of this much. What is the total resistive force acting on the car? Constant speed है, यानी जितनी फोर्स इंजन प्रोड्यूस कर रहा है गाड़ी को आगे लेके जाने के लिए, उतनी ही रेजिस्टिव फोर्स पीछे की तरफ लग रही होगी, तभी ये इक्विलिब्रियम में आ चुकी है और 60 मीटर पर सेकेंड से चल रही होगी, ठीक है। सो हमें क्या पता है, हमें पता है भाई पावर इक्वल्स टू एफ वी। उन्होंने पावर दे दिए 300 किलोवाट्स, यानी 300 इंटू 10⁻3। फोर्स हमें नहीं पता, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी जो है वो 60 है, ठीक है जी। वेलोसिटी जो है वो 60 है। फोर्स आ जाएगी मेरे पास यहां से, दैट शैल बी 35 इन, राइट, 5000 आ रही है, सो इट शैल बी 5 किलो न्यूटन, क्योंकि हमें पता है जो एफ होगा वही एफ आर होगा, ठीक है। So this formula is only applicable when V constant. मेरा बच्चा, this formula is only applicable when, एक सेकंड मुझे याद नहीं है, वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स, नहीं सॉरी, क्या कह रहा हूँ, पावर इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू अपॉन, यानी डी डब्ल्यू बाई डी टी, और पावर इक्वल्स टू डी एफ इंटू एस अपॉन डी टी, एंड पावर इक्वल्स टू एफ। अच्छा, इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए जरूरी यह है कि फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, योर फोर्स मस्ट बी कांस्टेंट, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए, वेलोसिटी कैन भी चाहिए, वेलोसिटी कैन भी चाहिए, उसका मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये भी समझ में आ रहा होगा भाई, अगर पावर इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी किसी पॉइंट पे, ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज भी कर रही है, बहुत चेंज भी कर रही है, तो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे तुम पावर निकाल सकते हो। लेकिन जरूरी क्या है,
जितनी भी वेलोसिटी चेंज कर रही है, जो भी हो रहा है, वो फोर्स कांस्टेंट चाहिए जिसके थ्रू ये पावर का फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। ये क्या है? अ मास ऑफ 60 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग एंड द डिस्टेंस from the bottom of the spring to the floor is measured to be 16.4 centimeters. The mass is replaced with a 100-gram mass and the distance from the bottom of the spring to the floor is now measured to be 12.6 centimeter. The spring obeys Hooke's law. What is the spring constant of the spring? I believe diagram बना के देख लें तो थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो जाए। 60 ग्राम का मास है और 16.4। चलिए, तो ये कोई सीलिंग है, ठीक है। पहले वाला केस क्या था? पहले वाला केस था ये स्प्रिंग के अक्रॉस हमने जो है वो क्या करा था, 60 ग्राम वाला मास लगाया हुआ था, तो उसका कोई ना कोई वेट आ रहा होगा एंड उसकी वजह से कोई ना कोई टेंशन डेवलप हो रही थी, ठीक है। इस केस में इसका मास जो था वो क्या था? वो था 60 ग्राम्स, ठीक है। अच्छा, और आपको पता है वो बोल रहे हैं भाई फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्प्रिंग टू द फ्लोर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्प्रिंग टू द फ्लोर इज मेजर्ड टू बी 16.4। यानी ये जो डिस्टेंस है ये टू द फ्लोर, दैट वाज 16.4। अब क्या किया उन्होंने? अब उन्होंने ये किया कि उन्होंने एक और स्प्रिंग लिया, वो सॉरी वही स्प्रिंग लिया और उसके ऊपर 100 ग्राम का मास लगा दिया, ठीक है। सो दे पुट 100 ग्राम्स ऑफ मास, ठीक है। वंस अगेन यू विल हैव वेट, इस दफा बड़ा होगा थोड़ा सा, और उसको कैंसिल आउट करने के लिए एक अपोजिंग टेंशन डेवलप हो रही होगी ताकि इक्विलिब्रियम में रहो, ठीक है जी। और अब उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला भाई अब जो आ रहा है ना डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर, वो आ रहा है 12.6। यानी इसके अगर हम बॉटम से देखें स्प्रिंग के लेके फ्लोर तक का डिस्टेंस, तो वो आ रहा है 12.6, ठीक है। थोड़ा सा इसको नीचे बनाना चाहिए था, वरना ये कुछ सेंस नहीं बनाएगी डायग्राम। मैं इसको थोड़ा सा ही कर लूँ, रुको। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। वेट डाउनवर्ड्स है और टेंशन अपवर्ड्स है, और ये जो है आपका क्या आया है? ये आया है 12.6 सेंटीमीटर, ठीक है। आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एमन ओ सॉरी अल्मा बोल रही हैं आंसर डी है क्या, और 20 का सी है आंसर। अल्मा अप्रोच कैसे किया इस क्वेश्चन को? अच्छा, अल्मा वाला तरीका ज्यादा आसान है। अल्मा क्या कह रही है भाई? अल्मा कह रही है कि देखो फोर्स जो होती है वो के एक्स होती है ना, ठीक है। अच्छा, अगर 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 हम देखें तो बेसिकली अगर मुझे डेल्टा एफ निकालना है तो वो किस वजह से आ रहा होगा? वो के डेल्टा एक्स की वजह से आ रहा होगा, राइट। सो अल्मा ने क्या कहा? अल्मा ने कहा भाई मैं डेल्टा एक्स निकाल लेता हूँ। डेल्टा एक्स मुझे पता है 3.8 इंटू 10⁻², है, ठीक है। के मुझे ढूंढना है डेल्टा एफ क्या था? डेल्टा एफ ये हुआ है कि मेरा 60 से 100 गई हूं मैं, राइट। सो आई हैड अ फर्स्ट मास ऑफ 60 ग्राम्स, अब मेरा 100 ग्राम्स का मास है। सो डेल्टा एफ कैसे निकलेगा? इट विल बी 100 माइनस 60, ग्राम्स में है तो इसको 10⁻³ करना पड़ेगा, और फिर इसको 9.81 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेट बन जाएगा, and then you get your value of k straight out from here. So 40 10⁻³ into 9.81 divided by 3.8 into 10⁻², which comes out to be 10.3 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। कुछ है नहीं मुश्किल। अच्छा, द ग्राफ शोज फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ फॉर अ वायर फोर्स एक्सटेंशन, ठीक है जी। जो बच्चों का कल प्रैक्टिकल है और वो जाना चाहते हैं दे कैन गो, आई हैव नो प्रॉब्लम। अच्छा, फोर्स है, एक्सटेंशन है। द वायर इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड बाय अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन्स। हाउ मच वर्क इज डन टू इंक्रीज द एक्सटेंशन ऑफ द वायर बाय 2 मिलीमीटर्स? अल्लाह हाफिज अल्लाह। अच्छा, वो बोल रहे हैं भाई 60 न्यूटन तक ऑलरेडी एक्सटेंडेड है वो, ठीक है जी, इतना एक्सटेंडेड है। वो बोल रहे हैं मजीद 2 मिलीमीटर एक्सटेंड करने, यानी 3 से 5 पहुंचाने में कितना वर्क डन निकलेगा? तो वर्क डन कैसे निकलेगा? हाउ मच वर्क डू आई नीड टू डू? मैं खुद ही मैंने कर तो दिया शेड, सॉरी सवाल भी क्यों पूछ रहा हूँ। हम निकालेंगे थ्रू दी एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि जब एरिया अंडर द ग्राफ इस्तेमाल कर सकते हो, देन डोंट गो फॉर एनी अदर फॉर्मूला, हाफ एफ एक्स, हाफ एफ ई, हाफ के एक्स स्क्वायर, ब्ला ब्ला फलाना फलाना, ढिमका ढिमका। एरिया से आराम से हो जाएगा। ट्रपीजियम का एरिया होता है ए प्लस बी इंटू हाइट। अच्छा जी, हाफ आपकी जो पैरेलल साइड है वो ये है, और ये है पैरेलल साइड की एक लेंथ जो है वो 60 है और एक जो है वो 100 है। हाइट क्या है आपकी? आपकी
2 मिलीमीटर की एक्सटेंशन है ना, so it's 2 into 10⁻³ so what is the area that we are getting 0.16 joules, that is C. Very good, Bisba. Actually, the speed v of waves in deep water is given by the equation v square equals to g lambda upon 2 pi, where lambda is the wavelength of the waves and g is the acceleration of free fall. A student measures the lambda and frequency f of a number of these waves. Which graph should he plot to give a straight line through the origin? तो कैसी लाइन प्लॉट करे कि उसको एक स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन मिल जाए? कौन सा कॉन्सेप्ट है ये? स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन कहाँ से आ गई? इसमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं हमारे साथ? लीनियर लॉ, वेरी गुड। सो हम लीनियर लॉ लगाएंगे। अच्छा, दूसरी बात है तो देखोगे मुझे फ्रीक्वेंसी लानी पड़ेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का ग्राफ बनाना है। तो फ्रीक्वेंसी को आते हैं, वी जो होता है वो एफ लैम्डा होता है, ठीक है, इसको भी रिकॉल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू जी लैम्डा अपॉन 2 पाई, ठीक है। अच्छा, अब अगर इधर देखोगे तो ये और ये कैंसिल और लैम्डा को उधर डिवाइड में भेज देते हैं, तो एफ स्क्वायर विल इक्वल टू जी अपॉन 2 पाई इंटू 1/लैम्डा। अब अगर देख लोगे, मैं अगर इसको वाई एक्सिस पे डाल दूं, ये ग्रेडियंट हो जाएगा और ये एक्स एक्सिस बन जाएगा, यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई, और ग्रेडियंट यानी स्ट्रेट लाइन भी हो गई, क्योंकि प्लस सी भी कुछ नहीं है, जीरो आ रहा है, ठीक है। ये कैसी आवाज निकाल रही है भाई, क्या हो गया इसको? एफ और एफ स्क्वायर और 1/लैम्डा। मुझे एक सेकंड देगा, मैं खाना इसका खत्म ना हो गया, रुको। रिज्यूम। अच्छा, next one. Waves, sorry, when sound wave travels through air, the air particles vibrate. A graph of displacement against time for a single air particle is shown. Which graph shows how the kinetic energy of the air particles varies with time? ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बहुत दफा करवा चुका हूं आप लोग पहले। Any idea how we will be doing this question? Mean position at displacement will be max kinetic energy. आई थिंक वी यूज ग्रेडियंट। मिसबा ने भी सही जवाब दिया है, अब्दुल हादी ने भी सही जवाब दिया है। मिसबा ने थोड़ा सा आगे जाके कर दी कहानी, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स करा है मिसबा ने। आई एम जस्ट गोइंग टू डू, जैसे मैंने भी आप लोग को पढ़ा और मैं हमेशा इसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ठीक है जी। अगर 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 मैं वेलोसिटी निकाल लूं, वेलोसिटी कैसी है, तो मैं काइनेटिक एनर्जी ग्राफ भी बना पाऊंगा, तकरीबन तकरीबन हिसाब निकाल लूंगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट टाइम में मजे की बात क्या होती है कि ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ इज, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, ग्रेडियंट इज वेलोसिटी, ठीक है जी, इट इज वेलोसिटी। तो अगर ये वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ? हम ग्रेडियंट के अंदाजे से ये निकाल सकते हैं वेलोसिटी कैसी है, और फिर उस हिसाब से हम काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो आई हैव ऑलवेज सजेस्टेड टू यू कि भाई देखा करो, ये जो ग्रेडियंट जीरो वाले पॉइंट्स होते हैं, या ये जो शुरू में जीरो पॉइंट्स होते हैं किसी भी चीज के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको बड़ा आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व करवा सकते हैं अक्सर और बेशतर। तो अगर इसमें देखोगे, हमें नजर आ रहा है कि इन सारों पॉइंट्स पे क्या है? ग्रेडियंट जीरो है, यानी इन सब पॉइंट्स पे वेलोसिटी जीरो है। अगर वेलोसिटी जीरो है तो वेलोसिटी स्क्वायर भी जीरो होगा। अगर वेलोसिटी स्क्वायर भी जीरो है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। तो एट दिस पॉइंट, एट 5 पॉइंट्स, आई एम एक्सपेक्टिंग काइनेटिक एनर्जी टू बी जीरो। अच्छा, अगर देखोगे तो यहाँ पे जीरो इसमें नहीं दिखा रहा, इसमें नहीं दिखा रहा, ठीक है जी। फिर यहाँ पे जीरो दिखाना है, यहाँ पे ये मैक्सिमम दिखा रहा है, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है जी। यहाँ पे अगर देखोगे तो इधर हमें जीरो चाहिए, इधर आ रहा है। हमें इधर जीरो चाहिए, ये इधर आ रहा है। हमें इधर जीरो चाहिए, ये इधर आ रहा है। हमें इधर जीरो चाहिए, ये इधर आ रहा है। हमें इधर जीरो चाहिए, ये इधर आ रहा है। सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ए बी सी आसानी से हमने निग्लेक्ट कर दिए, और ये हो गया। बाकी मिसबा बोल रही थी भाई जो मीन पोजीशन होगी वहां पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स होगी, वो भी सही था, क्योंकि उन्होंने बोला भाई यहाँ पे अगर हम टेंजेंट बनाएंगे, ये बनती है मैक्सिमम स्लोपिंग टेंजेंट, ओ मैक्सिमम स्लोपिंग टेंजेंट। बिकॉज पूरे ग्राफ में देख लो, इफ पूरे ग्राफ में अगर हम देखें तो कहीं पे भी इतनी स्टीप नहीं बनेगी, सिर्फ इधर ही सबसे ज्यादा स्टीप टेंजेंट बनती है जब ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा होगा, और फिर ये कम स्टीप होती होती वापस से जीरो हो जाती है, ठीक है। तो एट द मीन पोजीशन एवरीवेयर यू आर एक्सपेक्टिंग what you are expecting max kinetic energies. So इसमें देख लो, at the mean positions I was expecting max kinetic energies, और ऐसा ही हुआ यहाँ पे भी, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो। वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 3 से 4 सवाल ये ग्रेड चेंज और प्रोपोर्शनल वाले ग्राफ्स और ये सब आएंगे ही आएंगे, ठीक है। देयर इज नो एस्केप फ्रॉम दिस। अच्छा, आ जाओ भाई इस पे। A vibrating tuning fork is held above a glass filled cylinder
glass cylinder filled to the top with water. The water level is steadily lowered. A loud sound is heard when the water level is 83.5 centimeter above the bench. The next loud sound is heard when the water level is 17.1 centimeter above the bench. The frequency of sound, the speed of sound in this frequency निकाल दो. वही वाला केस है. कौन सा वाला? एंटी नोड टू नोड वाला केस. वो बोल रहे हैं भाई पहली जो लाउड साउंड हियर होती है वो इस लेवल पे होती है, यानी आपका सिंपलेस्ट केस बन रहा होगा एंटी नोड टू नोड वाला. ठीक है, मैं थोड़ा सा तमीज से बना दूं. सो सिंपलेस्ट केस एंटी नोड टू नोड वाला क्या है? वो है क्वार्टर लैम्डा वाला केस, सिर्फ एक ट्रांजिशन वाला. तो एक ट्रांजिशन और ये वापस रिफ्लेक्ट करके जा रही है. ठीक है जी. उसके बाद जो सेकेंड वाला केस बन रहा होगा वो 1 2 3 तीन ट्रांजिशन वाला केस, यानी 3/4 लैम्डा वाला केस बन रहा है. इधर नोड इधर नोड. ठीक है जी. एंड देन दिस रिफ्लेक्ट्स बैक एंड गोज बैक. ठीक है जी. अब आपको क्या बताया हुआ है उन्होंने? उप्स, अच्छा ये नहीं है, सॉरी माय बैड, एक सेकेंड. ये दिया हुआ 17.1. इतना दूर क्यों है भाई ये? इस खुशी में इतना दूर है. अच्छा तो 17.1, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है. डायग्राम इन्होंने गलत बनाई हुई है, लेकिन खैर सही तरह से स्केल रख के नहीं बनाया है, तो खैर कुछ इस तरीके से आ रहा है हमारे पास. ठीक है जी. इस पे getting something like this and then this reflects back. ठीक है जी. तो ये एक नोड है और ये एक नोड है. ठीक है जी. तो पहले भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि कैसे करते हैं कैसे नहीं करते. अब देखोगे, अब इसमें देखोगे, बड़ा इंपॉर्टेंट इस बात को देखोगे. ठीक है. उस सवाल में क्या था? उस सवाल में ये लेंथ दी हुई थी, तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था भाई λ/4 इस लेंथ के बराबर होगा, और ऐसे भी सॉल्व होगा. अगर ये एक्स थी तो ऐसे भी सॉल्व होगा. हम ये कहते हैं भाई देखो 3 λ/4 जो है वो बराबर होगा इस पूरी लेंथ के, तो उससे भी कर सकते थे. लेकिन अब देखोगे वो तो दी हुई है ना, ऊपर से तो लेंथ ही नहीं दी और पूरी ट्यूब की लेंथ भी नहीं बताई हुई, तो मैं ये वाली अप्रोच नहीं कर सकता हूं. अब तो मुझे अपना वो स्टेपल वाली चीज दिमाग में रखनी होगी कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है. इस एक्सपेरिमेंट में ये जो नोड टू नोड डिस्टेंस आ रहा है ये कितने बराबर होगा? हमें पता ऑलरेडी, नोड टू नोड इज हाफ लैम्डा. सो बेसिकली 83.5 माइनस 17.1 into 10 to the power minus 2 is equals to a half lambda. Let's work out the lambda. Lambda क्या आ रहा है? मेरे साथ करें कैलकुलेशन. So 83.5 minus 17.1 into 10 की power minus 2 into 2. That is 1.328. Lambda equals to 1. चलो इसको ऐसे लिया जाता है, इसको बी आ रहा है आंसर. ठीक है. मुझे ये भी कंफर्म कर दें कि सबको ये सब चीजें रिकॉल हो रही हैं, याद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, ताकि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया हो कि अगर कोई चीजें जो है वो भूले हुए हो तो मैं ड्यूरिंग दी क्लास ही समझा दूं दोबारा. ऐसा ना हो कि जो है वो ये सब चीजें याद नहीं आ रही हो, और जो है जब रिवीजन हो भी रहा है तो बच्चे जो है वो घबरा रहे हो कि ये मैं पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती ना हो जाए क्लास में. आई डोंट नो, बहुत सारे बच्चे ये फील करते हैं कि वो पूछते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी क्लास में. पता नहीं क्यों होती है, लेकिन खैर मैं आपको अपनी एक कहानी बताता हूँ. मैंने अपनी क्लास में बहुत बेइज्जती करवाई है, बहुत ज्यादा. आई ऑलवेज लाइक टू बी द स्मार्ट किड इन क्लास में, तो मेरा बड़ा दिल चाहता है मैं हर चीज का जवाब, सारे सवालों का जवाब दूँ. ठीक है. और काफी दफा बेइज्जती भी होती है, लेकिन क्लास में इंटरेक्ट करना चाहिए. वो क्यों करना चाहिए? क्योंकि एक तो औकात याद आती है. ठीक है. क्योंकि आपको अगर लग रहा है आप बहुत एरोगेंट, तो आपको अपनी औकात याद आती है, आपको नहीं आता. ठीक है. दूसरी बात ये होती है कि जो चीज आपको नहीं समझ आ रही है ना, फिर वो समझ में आ जाती है. इन दी एंड वो समझ में आ जाती है. ठीक है. तो जो है वो पूछा करो क्लास में. ठीक है. अगर कोई भी कंफ्यूजन अपने अंदर नहीं रख के बैठो, वैसे ही 4 5 बच्चों कौन किसका क्या सोचेगा. एंड में आपका सबका ग्रेड है. ठीक है. सब पैसे दे रहे हो, सब अपना पढ़ाई कर रहे हो, अपने हिस्से की पढ़ाई कर रहे हो, तो अपनी हिस्से की पढ़ाई प्रॉपर तरीके से करो. ठीक है. डोंट नो कॉम्प्रोमाइज. सही है. अच्छा, अब आ जाओ इस पे. An emergency vehicle sounds its siren as it accelerates along a straight road between 2 points x and y as shown in the diagram. ठीक है जी. x and y के बीच में ये एक्सलरेट करते हुए डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इसका यूं है, इधर से जा रही है. The frequency of the sound emitted by the siren is 750 hertz. This is the source frequency. A person stands at x and another person stands at y. What describe the sound heard by the people at x and at y as the vehicle accelerates. इस बात को देख लो, व्हीकल एक्सिलरेट कर रही है.
कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं है, डॉपलर्स इफेक्ट वाला जो फॉर्मूला है उसमें हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी जाती है, और हमेशा जो हायर फ्रीक्वेंसी आती है या लोअर फ्रीक्वेंसी जो आती है वो एक कांस्टेंट हाई फ्रीक्वेंसी या एक कांस्टेंट लो फ्रीक्वेंसी आती है। इसमें व्हीकल एक्सीलरेट कर रही है तो फ्रीक्वेंसी विल बी चेंजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है नहीं। अच्छा, अगर हम x को देखेंगे तो x के साथ क्या कहानी हो रही है, x से दूर जा रही है व्हीकल, यानी x के ऊपर फॉर्मूला लगेगा v अपॉन v प्लस वी एस एफ एस, ठीक है। बट मैं इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में लेके, सॉरी क्वालिटेटिव एनालिसिस में लेके जाऊंगा, मैं इसमें नंबर्स डाल के कैलकुलेशन नहीं कर सकता, बिकॉज वी एस में क्या जाता है, एक ही वेलोसिटी जाती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी जाती है, अपनी मर्जी से आप चेंजिंग वेलोसिटी नहीं डाल सकते उसमें, ठीक है। एंड सिमिलरली ओवर हियर क्योंकि हम इसको अप्रोच कर रहे हैं तो इसका केस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v अपॉन v माइनस वी एस एफ एस। अच्छा, अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है, हमें क्या पता है vs ये एक्सीलरेट कर रही है तो उसका मतलब क्या है, vs इंक्रीज कर रहा है, राइट। इस बात को समझ लो कि जब ये एक्सीलरेट कर रही है तो vs इज इंक्रीजिंग, राइट। सो दिस vs इज इंक्रीजिंग, इफ vs इज इंक्रीजिंग ओवर हियर, अब इस बात को रिकॉल कर लो, अगर मैं एक चीज को एक डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहा हूं जो बड़ा होता जा रहा है तो क्या होगा, इवेंचुअली वो होल फ्रैक्शन एज अ होल, वो पूरा फ्रैक्शन एज अ होल डिक्रीज करेगा, राइट। 1 को 2 से डिवाइड करोगे 0.5, 1 को 3 से डिवाइड करोगे 0.33 आएगा, 1 को 4 से डिवाइड करोगे 0.25 आएगा, 1 को 5 से डिवाइड करोगे 0.2 आएगा। जब b बड़ा करते जाओगे डिनोमिनेटर को तो फ्रैक्शन एज अ होल छोटा होता जाएगा। जब फ्रैक्शन एज अ होल छोटा हो रहा है तो आपकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी भी बाकायदा छोटी होती जाएगी। अच्छा, एक तो मसला ये था कि आप पहले से ही दूर जा रहे हो, ठीक है नहीं, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी मिल रही है छोटी और वो और छोटी हुई जा रही है, आपको एक फ्रीक्वेंसी मिलती है छोटी और वो और छोटी हो जा रही है। तो x के लिए क्या है, he hears a lower than 70 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी डिक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी, यही हो गया, बस यही चेक कर लिया और ये हो गया हमारा, ठीक है। वो भी गलत है, इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो डिक्रीज कर रहा है। बहरहाल हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल कंफर्म कर लेते हैं, मेक श्योर कर लेते हैं, हमें क्या पता है भाई यहाँ पे भी वीएस इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि माइनस का साइन आ गया है, माइनस का साइन क्योंकि आ गया है तो जब वी में से वीएस निकालूंगा और वीएस बढ़ता चला जा रहा है तो एज अ होल द डिनोमिनेटर इज गोइंग टू डिक्रीज, राइट। 1 में से 0.1 निकालोगे 0.9 आएगा, 1 में से 0.2 निकालोगे 0.8 आएगा, 1 में से 0.3 निकालोगे 0.4 0.5, तो जैसे जैसे बड़ी चीज निकालते जाओगे तो आंसर छोटा होता जाएगा, राइट। तो आंसर छोटा होता जा रहा है डिनोमिनेटर का। अब न्यूमरेटर को अगर मैं एक छोटी होती हुई चीज से डिवाइड करूंगा, वही यानी 1/5 से अब 1/2 चले जाओ, तो 1/5 0.2 था, 1/4 0.25 था, 1/3 0.33 था, 1/2 0.5 था, 1/1 1 आएगा, राइट। तो जब मैं एक छोटी चीज से डिवाइड करता चला जाऊंगा तो फ्रैक्शन बड़ा होता जाएगा। सो इन दिस केस योर फ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, योर फ्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब पहली बात क्या है, सबसे पहले तो ये इसको अप्रोच कर रहा था, तो सबसे पहले तो ये होगा कि इसको हायर फ्रीक्वेंसी मिल रही होगी, और उसमें बड़ा सोने पे सुहागा क्या हो गया कि हायर फ्रीक्वेंसी मिल रही है और वो हायर फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जाएगी बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलरेशन, इट विल हैव अ हायर फ्रीक्वेंसी दैट कीप्स इंक्रीजिंग। यहाँ पे देख लो हायर देन 750 हर्ट्ज, इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी, दोनों चीजें हमारी लॉजिक के तहत बिल्कुल ठीक है। एनी प्रॉब्लम्स इन दिस क्वेश्चन? अच्छा, आ जाओ इस पे, पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम इज शोन, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इस तरफ है, ठीक है, इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इस तरफ है, यानी डिक्रीजिंग वेवलेंथ इधर की तरफ है, ठीक है। इस बात को भी समझ लो, हमने वेवलेंथ याद करी हुई है तो हमें पता है भाई हमारी वेवलेंथ ऐसे डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और हमें पता है नॉर्मली भी जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो डिक्रीज ही कर रही होती है वेवलेंथ, राइट। 10⁻³ 0, 10⁻0 से 10⁻³ फिर 10⁻³ से 10⁻6 -6 फिर -6 से -8, तो डिक्रीज कर रही है, राइट। 10 माइनस माइनस बहुत छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ द शेडेड रीजन एंड व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेवलेंथ फ्रॉम दिस रीजन? तो विजिबल लाइट के राइट पे कौन सा स्पेक्ट्रम था उसका नाम बता दें और उसकी टिपिकल वेवलेंथ जो है वो हमें बता दें। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, ए बी सी या डी? डी, तो यू आर सेइंग के डी होगा एंड यू आर करेक्ट, आंसर हमारा डी ही है, ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आ जाओ इधर, डी क्यों है ये भी समझ लो, अल्ट्रावायलेट है, विजिबल लाइट के राइट पे अल्ट्रावायलेट ही आता है। दूसरी बात ये 10⁻⁻5 इसकी नहीं होती, 10⁻6 से -8 होगा, तो 10⁻8 इज द एक्सेप्टेबल। अच्छा, the three waves shown in the diagram have the same amplitudes and frequency but different phase, ठीक है जी, नजर आ रहा होगा सारी कुछ phase shifted है। They're added together to give a resultant wave.
इन विच केस इज द रिजल्टेंट वेव जीरो एट दिस इंस्टेंट, ठीक है। वो पूछे भाई इन में से किन को जब हम ऐड करेंगे, ए बी सी डी में से जब हम ऐड करेंगे तो कौन सी वेव जीरो हो जाएगी, आप ये बता दो। तो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा लेते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे लगेगा उसको देख लेते हैं। उसको आप अगर देखते हो, ठीक है, तो हम कुछ कुछ पॉइंट्स लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। मुझे लग रहा है ए सही आंसर, तो मैं पहले मैं बाकी आंसर्स डिस्कस कर लूं ताकि वो समझ में आ जाए, और फिर जो है वो हम करते हैं। अच्छा, अगर बी को देखोगे तो इधर अगर हम देखें तो इधर ये वाली वेव और ये वाली वेव दोनों जीरो है। इस वाली वेव की नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, राइट। जीरो जीरो प्लस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट फाइन आ गई, ठीक है। इस तरह देख लो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चलो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा देखना, लेकिन आई होप नजर आ रहा हो कि देखो यहाँ पे अब क्या है, इस पॉइंट पे ये वेव और ये वेव जीरो है, और ये वेव एक पॉजिटिव स्पिन निकाली, तो अब पॉइंट क्या हो जाएगा, यू यहाँ पे आ जाएगा। तो नजर आ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो नहीं है, कहीं कहीं पॉइंट्स पे ये हटी हुई है जीरो से, ठीक है। तो हमें बस ये प्रूव करना था, ये गलत हो गया, हमने दिखा दिया जीरो नहीं हट जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, डी पे आ जाओ। डी का क्या मसला है, डी का मसला ये भाई, ये देखो यहाँ पे ये जीरो दिखा रही है ये वाली वेव, लेकिन ये दोनों नेगेटिव स्पेस में दिखा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, नेगेटिव प्लस नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी ये हमारा पॉइंट यहाँ पे आ रहा हो, ठीक है। इसी तरह देख लो, ये दोनों वेव्स क्या दिखा रही है, दोनों पॉजिटिव दिखा रही है, ठीक है। ये वाली वेव जीरो दिखा रही है, तो जीरो प्लस टू पॉजिटिव, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव आ जाएगा, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। ऊपर इसी तरह एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, यू कैन सी डी इज आल्सो गोइंग टू बी। सी को अगर हम देख ले सही से, तो सी में भी यही मसला है भाई, यहाँ पे तो जीरो है, लेकिन यहाँ पे दो नेगेटिव डिस्टेंस है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव और नेगेटिव हो जाएगा आंसर, यानी यहाँ आ रहा है आपका पॉइंट। इसी तरह देखोगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव से, यहाँ तो बहुत बड़ा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ तो बहुत बड़ा पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आएगा, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। आ जाओ ए पे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा ऊपर हो गया, मैं इसको थोड़ा सा इधर ही कर दूं। अच्छा, ए को अगर हम देखते हैं तो ए को जरा अगर गौर से देख ले, अगर थोड़ा सा गौर से देख लेंगे तो समझ जाएंगे हम, ये जीरो पे है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल कर देंगे, प्लस जीरो करोगे जीरो ही आएगा आंसर, ठीक है। ये तो सही है। और भी पॉइंट्स देख लेते हैं कंफर्म करने के लिए। अच्छा, ये क्या है, जीरो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव दोबारा से कैंसिल, जीरो आ गया, जीरो हो गया, ठीक है। इस पे देख लो, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव देखोगे मैक्स आ रहा है, ये नेगेटिव्स मैक्सिमम से थोड़े से छोटे हैं, तो ये जब नेगेटिव्स दोनों ऐड करेंगे भी, यानी अगर ये नेगेटिव वन और नेगेटिव वन है, तो नेगेटिव वन नेगेटिव टू बनेगा, और ये ऑलरेडी टू है, तो वो उसको भी कैंसिल कर देगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। एंड देन यू कैन सी कि सब पॉइंट्स फिर इन तीनों ही के मुतबादिल है, एंड वी कैन क्लियरली सी कि भाई ए ही है जिसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट ऑल पॉइंट्स विल बी जीरो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है। अच्छा, ये सवाल था पुराना पेपर में नहीं था, ये इधर है। अ ट्रांसमिटिंग मास्ट सेंड्स आउट माइक्रोवेव्स ऑफ वेवलेंथ 1.5 सेंटीमीटर एंड रेडियो वेव्स ऑफ वेवलेंथ 1.5 किलोमीटर, ठीक है। माइक्रोवेव्स है 1.5 सेंटीमीटर की, रेडियो वेव्स है 1.5 किलोमीटर की। A receiving aerial behind a mountain can detect the radio waves but not the microwaves, ठीक है। रेडियो वेव्स डिटेक्ट कर रहा है, माइक्रोवेव्स डिटेक्ट नहीं कर रहा। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस, ठीक है। मैंने ये डिस्कस किया था लास्ट पेपर में बहुत डेप्थ में, डायफ्रैक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, और जब आपकी जो रियल लाइफ सिनेरियो के हिसाब से कौन सी वेव्स आप इस्तेमाल करते हो, तो व्हाट वाज द आंसर टू दिस। अच्छा, इसमें डायफ्रैक्टेड का ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो मैं वन सेकेंड रिपीट कर देता हूँ। रेडियो वेव्स डायफ्रैक्ट कर रही हैं, माइक्रोवेव्स डायफ्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा बिकॉज ये माउंटेन इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली या इसकी जो भी एज होगी या जितना भी ये मोटा होगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी सेवरल किलोमीटर्स मोटाई, ठीक है। इट मस्ट बी सेवरल किलोमीटर्स। कोई भी माउंटेन मैंने 2 सेंटीमीटर का नहीं देखा होगा, ठीक है। मैंने कभी भी माउंटेन सेंटीमीटर्स की मोटाई पर नहीं देखा होगा, मैंने किलोमीटर्स, तो मैं इधर लिख रहा हूँ फ्यू किलोमीटर्स, इट इज अ फ्यू किलोमीटर्स, ठीक है। फ्यू किलोमीटर्स है। डायफ्रैक्शन याद करो, डायफ्रैक्शन इज मोस्ट सिग्निफिकेंट व्हेन स्लिट साइज इक्वल्स टू वेवलेंथ। विजिबल लाइट विल नेवर डायफ्रैक्ट थ्रू अ डोरवे, क्योंकि विजिबल 10⁻⁻⁶ है, डोरवे मीटर की रेंज में होता है, ठीक है नी। अब जब मुझे सिग्नल भेजना है इस मास्ट से उस उधर तक, तो मुझे एक ऐसी वेव चुननी पड़ेगी जिसकी वेवलेंथ इस स्लिट के कंपेरेबल हो। माउंटेन को कंसीडर करो स्लिट है ये,
मान को कंसिडर करो एक एक वो है ऑब्स्टिकल है, अब इसके अराउंड डायफ्रैक्ट करके क्योंकि सीधा तो जा नहीं सकते, सीधा नहीं जा सकता, डायफ्रैक्ट करके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो डायफ्रैक्ट वही सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से करेगी जिसकी वेवलेंथ और स्लिट साइज कंपेरेबल होगा। तो रेडियो वेव्स हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं इस केस में क्योंकि 1.5 किलोमीटर्स इज वेरी मच कंपेरेबल टू अ फ्यू किलोमीटर्स, whereas 1.5 सेंटीमीटर्स इज नॉट एट ऑल कंपेरेबल टू फ्यू किलोमीटर्स, ठीक है, ये वो बहुत छोटा है, ठीक है। अच्छा 29 711 हो रहे हैं, लेट्स डू till 30 जल्दी से। अच्छा, an experiment is carried out to demonstrate double slit interference using light of wavelength this much. The distance between the bright fringe and the interference pattern is this much. What are the possible values for the distance between the slits and the screen and the slit separation? Possible values पूछ रहे हैं भाई आपसे, आपको कुछ information दी हुई है, हमें पता है x equals to lambda d upon a होता है, ठीक है जी। x हमें दिया हुआ है कि ब्राइट फ्रिंजेस के जो है वो 5 × 3 दूर है, लैम्डा हमको दिया हुआ है कि भाई वो 500 नैनोमीटर है, डी और ए हमको नहीं दिया हुआ, ठीक है जी। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें से ये निकाल लेते हैं कि डी अपॉन ए है क्या, ठीक है, ये निकाल लेते हैं डी अपॉन ए, ये क्या है, ये है 5 × 3 डिवाइडेड बाय 500 × 10⁻⁹। सो डी अपॉन ए इज 10000, ठीक है, 4 जीरोस है, 1 2 3 4, तो डी अपॉन ए इज 4 जीरोस, ठीक है। अब द बेस्ट तरीका क्या होगा, इनको डी अपॉन ए करके, डी अपॉन ए करके हम क्या कर लेंगे, ये निकाल लेंगे कौन सा 100 10,000 आ रहा है, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, तो डी क्या है 50 सेंटीमीटर है, स्लिट सेपरेशन क्या है 0.5 मिलीमीटर, ठीक है। इसी तरह मैं सारे लिख रहा हूं, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लो तो अच्छा हो जाएगा, कौन सा वाला आंसर आ रहा है वो बता दो, तो दैट विल बी गुड, ठीक है। ये ऊपर वाला ए के लिए था, ये सेकंड वाला बी के लिए है, थर्ड वाला जो है वो ये आ रहा है, और फोर्थ वाला जो है वो आ रहा है, सॉरी ये आ रहा है 0.5, और फोर्थ वाला आ रहा है 5 × 10⁻⁻3, ठीक है। ये क्या आ रहा है, 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 ठीक है। मैंने डी अपॉन ए किया है कन्वर्जन के साथ, तो 50 × 10⁻⁻2 डिवाइड बाय 0.5 × 10⁻⁻3 दैट इज 1000, हाँ सी ही लग रहा था, ठीक है। फिर भी ये सारे लिख देते हैं, 50 × 10⁻2 डिवाइड बाय 5 × 10⁻3, ये हो गया 100, 5 डिवाइड बाय 0.5 × 10⁻³ इज ये आ गया 10,000, और 5 डिवाइड बाय 5 × 10⁻³ दैट इज 1000, ठीक है। सो दिस इज द वन दैट इज करेक्ट, दैट इज दिस। अच्छा कैन आई रिपीट, मिसबा देखो उन्होंने आपको डी और ए नहीं बताया, और उन्होंने आपको बाकी सारी चीज बताई, उन्होंने पूछा कौन सी आपको लग रही है हो सकती है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने क्या ये डी अपॉन ए है क्या, ये निकाल लेते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैंने डी अपॉन ए जब निकाल लेके ये आना चाहिए, तो मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं ट्रायल कर रहा हूँ कि भाई मैं ट्रायल करके देख रहा हूँ कौन सा मुझे 10,000 दे रहा है। तो मैंने डी को ए से डिवाइड किया, यानी 15 डिवाइड बाय 0.5 × 3 आ रहा है 10,000, नहीं आ रहा, गलत होगा। 15 डिवाइड 15 डिवाइड बाय 5 × 3 10,000 आ रहा है, नहीं आ रहा, 100 आ रहा है, गलत होगा। 5 डिवाइड बाय 0.5 × 3 10,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, सही होगा। 5 डिवाइड बाय 5 × 3 1000 आ रहा है, गलत होगा, हमें आंसर चाहिए था 10,000, ठीक है। अच्छा, light of a single frequency is incident on a diffraction grating. 7 bright spots are observed on a screen. ठीक है, light है of a single frequency. 7 bright spots are observed on a screen. Which change will result in an increase in the number of bright spots observed? अच्छा जी, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अच्छा होता क्या है डायफ्रैक्शन रेटिंग में, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव एवर यूज्ड डायफ्रैक्शन रेटिंग, लेकिन होता ये है, ये आपकी डायफ्रैक्शन रेटिंग है, ठीक है। और ये आपकी जीरो ऑर्डर तो सीधा सीधा जाता है, फिर उसके आगे ये होंगे और ऑर्डर्स, ठीक है, ये होंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं इसको ताकि सारे एक लाइन में ही बन जाए। अच्छा अब अगर देखते हो तो इस बात को समझो कि अगर मेरे पास आगे कोई स्क्रीन रखी हुई होगी, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे जो है वो जहां जहां ये ऑर्डर्स बन रहे होंगे मुझे वहां पे ब्राइट स्पॉट्स मिलेंगे, ठीक है। वो अभी क्या कह रहे हैं कि वो अभी कह रहे हैं, तो मैं देखो स्क्रीन जैसे जो हमने अभी रखी हुई है उस हिसाब से अभी 7 ब्राइट स्पॉट बन रहे हैं, यानी 7 टोटल ऑर्डर्स हैं, टोटल ऑर्डर्स नहीं है। हो सकता है कि कोई ऑर्डर ऐसा भी हो लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा होगा, हो सकता है हो, ऐसा जरूरी नहीं कि स्क्रीन बिल्कुल बहुत बड़ी हो,
स्क्रीन है, स्क्रीन की लिमिटेशंस होंगी, हो सकता है सारे ऑर्डर से कैच नहीं कर रही हो, ठीक है। बहरहाल हमने क्या देखना है, हमने देखना है कि मैं कैसे ये ज्यादा कर सकता हूँ। अच्छा, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेटिंग एंड द स्क्रीन। अगर हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला फॉर्मूला देखें, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। अच्छा, तो बड़ा अच्छी बात उन्होंने की है, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेटिंग एंड द स्क्रीन, ठीक है। अगर हम ग्रेटिंग एंड द स्क्रीन का डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे तो जो ऑर्डर जो शायद स्क्रीन पे नहीं बन रहा, ठीक है, तो क्या वो स्क्रीन पे बन पाएगा अगर हम स्क्रीन को दूर ले जाएंगे? द आंसर इज, आंसर भी देख रहे हैं इसका। द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट। ये तो जो बन रहे थे पहले भी वो भी अब कम बनेंगे, ठीक है। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वैलिड ऑप्शन, ठीक है। इट विल डिक्रीज डेफिनेटली, दूर लेके जाने पे कोई फायदा नहीं होगा और कम हो जाएंगे। जो बन रहे थे पहले वो भी अब स्क्रीन से बाहर चले। इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या होगा, मैं क्या डिक्रीज कर रहा हूं, मैं लैम्डा को डिक्रीज कर रहा हूं। इफ आई एम डिक्रीजिंग द लैम्डा तो उससे क्या होगा, उससे ये देख लो कि एन जो है वो क्या होता है, वो होगा डी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। if I am decreasing the lambda, then I am definitely increasing the n. Now I am increasing the highest order that can be formed and I am increasing the total number of maximum orders. तो yes, इससे हो सकता है कि स्क्रीन पे अब कोई नया डॉट बन जाए, क्योंकि मैंने पहले अगर 10 ऑर्डर बन रहे थे तो अब 12 बन रहे होंगे, तो वो करीब करीब हो जाएंगे, तो हो सकता है स्क्रीन पे एक और ऑर्डर आना शुरू है, ठीक है। ये सही लग रहा है, और भी चेक कर लेते हैं। इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटेंसिटी का कोई लिंक नहीं है किसी चीज के साथ रिगार्डिंग टू आवर फॉर्मूला। इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर इन द ग्रेटिंग। तो अगर हम इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइंस कर देंगे, अगर मैं डी को बढ़ा दूंगा, सॉरी, इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर इन द ग्रेटिंग, यानी डी क्या होता है, दैट्स 1 मीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस, राइट। तो इफ आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लाइंस तो डी डिक्रीज कर रहा होगा। अगर डी डिक्रीज कर रहा है तो एन भी डिक्रीज कर रहा होगा। तो श्योरली दिस कैन आल्सो नॉट बी द ऑप्शन, सो योर आंसर विल बी बी, ठीक है। ये नहीं है भाई कोर्स में, ठीक है, खुशियां मनाओ। और ये क्या है, अच्छा, ये अच्छा सवाल है। 4 point charges, each of charge q, are placed on an edge of an insulating disk of radius r. The disk rotates at a rate of n revolutions per unit time. ठीक है। What is the equivalent electric current at the edge of the disk? अच्छा, तो कितना इलेक्ट्रिक करंट होगा एट द एज ऑफ द डिस्क। अगर हम सपोज करते हैं कि देखो मैं एज पे यहां कहीं मेजर कर रहा हूँ करंट, ठीक है। करंट तो उससे पहले याद कर लो क्या था, इट वाज डी क्यू बाय डी टी, ठीक है जी। अब देखो, डिस्क जो रोटेट करती है वो एन रेवोल्यूशंस रोटेट करती है पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम का मतलब यानी 1 सेकेंड, ठीक है जी। यूनिट टाइम का मतलब क्या हुआ, यूनिट कोई भी चीज का मतलब होता है उस क्वांटिटी की एक, तो 1 सेकेंड। तो एन रेवोल्यूशंस हो रही हैं 1 सेकेंड में, ठीक है। 1 सेकेंड में जो एन रेवोल्यूशंस हो रही हैं, इस पॉइंट में से फिर 4 चार्जेस पास करेंगे ईच पॉइंट, राइट, क्योंकि 4 चार्जेस है तो पूरी डिस्क को घूमने में 1 सेकेंड लग रहा है। सॉरी, एक रेवोल्यूशन में क्या हो रहा है, पूरी डिस्क घूमती है वापस से देती है स्टार्टिंग, तो एक पूरी रेवोल्यूशन में 4 चार्जेस जो है उस पॉइंट में से गुजर जाने चाहिए, ठीक है। सो बेसिकली डी क्यू क्या है, डी क्यू हो जाएगा आपका 4 QN divided by your time, and your time is going to be per unit time, so divide by 1 second, so that shall be 4QN. The charge, sorry, the current that you're generating is 4QN. In the circuit shown, a fixed resistor X is connected in series with a battery and a variable resistor, ठीक है। बैटरी है XS, फिक्स्ड रजिस्टर है, वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। द पावर डिसिपेटेड इन X is 7.2 watts when a current of 3 amperes is passes through it, ठीक है। The variable resistor is adjusted so that the power dissipated in X increases by 50%. What is the new current in the circuit? I believe ये काफी आसान है भाई। वो बोल रहे हैं पावर इक्वल्स टू I स्क्वायर R, ठीक है ना। पावर ने दी है भाई, वो बोलते हैं 7.2 वॉट्स प्रोड्यूस होते हैं जब आपके पास 3 एम्पेयर का करंट फ्लो कर रहा होता है। रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, ये एक्स क्या है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस को मैं एक्स ही लिख रहा हूँ।
सो x क्या आ रहा है मेरे पास, x मेरे पास आ रहा है 7.2/9। ठीक है जी, बस इतना ही लिख के छोड़ रहा हूँ, बाकी हम देखेंगे बात। ये x की रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, अब ये बोलते हैं हमको द वेरिएबल रेजिस्टर इज एडजस्टेड सो दैट द पावर डिसिपेटेड इन x इंक्रीजेस बाय 50%। अगर पहले 100% थी तो 50% के इंक्रीज के बाद क्या हो गया, ये 150% हो गई होगी पहले के बनिस्बत, ठीक है जी। तो अगर पहले 100% थी, पहले को अगर मैं मानूं भाई ये x था, x में अगर मैं 50% x का और ऐड कर दूं तो वो 1.5x बन जाएगा, राइट। सो दिस इज बेसिकली नाउ 1.5 टाइम्स द पावर पहले जैसे, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा हो। तो दिस शैल बी 1.5 टाइम्स द 7.2 वॉट्स वाली जो पावर थी। करंट हमको निकालना है, वो करंट क्या है, रेजिस्टेंस हमको पता है 7.2/9। आराम से कर लेते हैं कैलकुलेशन। सो 1.5, अच्छा एक काम तो देखोगे, 7.2 7.2 उड़ा दो, 1.5 इंटू 9 square root answer that shall be 3.7 amperes equals to I। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? ये 150% वाली चीज समझ में आ गई? सर रिपीट, ओके आई शैल रिपीट। अच्छा देखो, उन्होंने बोला भाई भाई इतनी पावर डिसिपेट होती है जब इतना करंट जा रहा होता है, ठीक है। तो जब इतना पावर जा रही है, इतना करंट जा रहा है, तो मैंने क्या करा, मैंने निकाल ली इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। वो क्यों निकाली वो समझ गए होंगे, क्योंकि देखो जब वो पावर इंक्रीज करेंगे तो करंट भी चेंज करेगा, लेकिन कौन सी चीज रहेगी, रेजिस्टेंस कौन सी रहेगी। तो मैं नेक्स्ट केस में फिर रेजिस्टेंस कैरी ऑन फॉरवर्ड कर सकता हूँ, मुझे पता है रेजिस्टेंस कौन सी रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं वेरिएबल जस्ट दैट द पावर डिपेंडेंट x इज इंक्रीजेस बाय 50%। तो x में जो पावर थी हमने 50% से इंक्रीज कर दी, ठीक है। अगर ये बात समझ नहीं आ रही है 150% वाली, तो बस इस बात को समझ लो कि भाई 50% ऑफ x लिया उनने, जो पहले था, पहले जो पावर डिपेंडेंट का 50% लिया, जो भी आ रहा है, ठीक है, ये जो भी आया ये आ गया। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने इसको इंक्रीज किया है ना, इंक्रीज किया है, तो यानी 7.2 के ऊपर है ये चीज, तो 7.2 प्लस ये मजीद और चीज जो है वो अब एक्स में डिसिपेट हो रही है, ठीक है नी। तो अगर इसको देखोगे, तो अगर मैं 7.2 कॉमन निकाल लूं तो 1 प्लस 50/100 आएगा। तो ये 7.2 इंटू 1.5 आएगा, ठीक है नी। इस बात को बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि जो है 10.08, 10.8 कहाँ से आ रहा है भाई, वो आ रहा होगा, इफ यू कैलकुलेट दिस तो 10.8 आ रहा होगा, 150%। इस बात को बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। वो कहते हैं भाई पावर जो डिक्रीज हो गई है 20% से, उसका मतलब क्या है, पहले की बनिस्बत अब वो 80% है। समझ रहे हो इस बात को? इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड फाइंडिंग आउट कि भाई वो 20% जो डिक्रीज था, पहले 20% निकालो उस वैल्यू का, और फिर कहो कि पहले वाली वैल्यू में से 20% निकालोगे तो आंसर आएगा, तो बनिस्बत इसके यही कर लो कि डायरेक्ट 80% ले लो। इसी तरह उन्होंने कह रहे हैं इंक्रीज बाय 50%। तो बजाय इसके कि हम पहले 50% निकालें, फिर उसको उसमें ऐड करें कि आए कितना इंक्रीज किया है, इसके बजाय क्या कर सकते हैं, हम सीधा सीधा ये कर सकते हैं कि भाई देखो पहले वाली 100% थी ना, उसमें 50% और मिला दिया, तो उसका मतलब 150% कर दिया। तो बेसिकली 150% ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू इज द न्यू वैल्यू विच इज द इंक्रीज वैल्यू। समझ आ रहा है? तो परसेंटेजेस बड़ी अच्छी होती है। परसेंटेज भाई डिक्रीजेस बाई दिस, अगर डिक्रीज बाई 20% तो इसका मतलब 80% रह गया, इंक्रीज बाई 90% इसका मतलब 190% हो गया, ठीक है। अच्छा जी, जो है इसको इधर हटा देते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये क्या है, रजिस्टर एंड फिलामेंट लैंप आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है जी, सीरीज में कनेक्टेड है विद द पावर सप्लाई। द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रजिस्टर एंड द लैंप आर शोन बिलो। रजिस्टर का बिल्कुल वैसे ही ग्राफ, फिलामेंट लैंप का वैसे ही ग्राफ जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर 3.3 वोल्ट, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप, ठीक है। बोल रहे हैं रजिस्टर के पास 3.3 वोल्ट है, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 3.2 ये है, 3.3 इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ रहा है, ये रहा। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है यानी 0.3 एम्पेयर्स, यानी सर्किट में से 0.3 एम्पेयर्स फ्लो कर रहे हैं। अब क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो अगर इसमें से 0.3 एम्पेयर्स फ्लो कर रहे हैं तो फिलामेंट लैम्प में भी 0.3 एम्पेयर्स फ्लो कर रहे होंगे। 0.3 अगर फिलामेंट लैम्प में से फ्लो कर रही हैं, तो वो वोल्टेज कितना प्रोड्यूस कर रहे होंगे फिलामेंट लैम्प के क्रॉस, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 4.2 का वोल्टेज। अब वो कह रहे हैं रेजिस्टेंस निकाल दो, रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस हमको पता है, इट्स V अपॉन I। V हो गया 4.2 डिवाइडेड बाय 0.3, वी गेट आवर आंसर एज, क्या आ रहा आंसर, दिस इज, पता नहीं कौन सा सवाल है, 35 P। ओके परफेक्ट, so this is coming out to be
14 ohms. ठीक है जी. अच्छा. अच्छा, ये क्या बनाया हुआ है? अ कार बैटरी हैज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 12 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 ohms. The battery is connected to the starter motor of a car. The current in the motor is 160 amperes. 160 amperes जाते हैं और मतलब सब चीजें लिखी हुई है, तो मैंने लड़ाई नहीं करा. What is the terminal potential difference across the battery? कैसे निकालें? कोई फॉर्मूला जिससे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा डायरेक्ट. इसका इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्शन आसान है बहुत ज्यादा. V equals to E minus IR. तो टर्मिनल वोल्टेज equals to E minus IR इज वेरी गुड. तो VT क्या है वही निकालना है. E क्या है वो 12 है. करंट जो है वो 160 है. 0.05 की इंटरनल रेजिस्टेंस है. व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज? 4 वोल्ट. दैट इज अ वेरी बैड टर्मिनल वोल्टेज. इतनी बड़ी. खैर, दैट इज दैट. अच्छा जी. यार, ये बेकार सवाल क्यों दे देते हैं बीच बीच में. ये हमने किया हुआ है पहले. ठीक है. अ सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स ऑन अ वोल्टमीटर एज शोन. द रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर इज 0. व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर आर? ठीक है. रीडिंग ऑन द वोल्टमीटर इज 0. ठीक है. अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस डायग्राम को सीधा करके बना रहा हूं ताकि हमें जो है वो समझ में आ जाए. आई एम प्रिटी फेयरली श्योर कि आप लोग सब थे क्लास में और मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के साथ ही डिस्कस किया था. ठीक है. मुझे अच्छी तरह याद है. ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ. खैर बहरहाल. अच्छा, बैटरी है. पॉजिटिव वाला कहाँ जा रहा है? इस जंक्शन में जा रहा है जो 3 ओम में खुलता है और 2 ओम में खुलता है. तो एक 3 ओम में खुल रहा है और दूसरा वाला 2 ओम में खुल रहा है. ठीक है जी. तो दिस इज द 3 ओम रजिस्टर. दिस इज द 2 ओम रजिस्टर. ठीक है जी. अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है? 2 ओम पर जाता है 4.8 वाले में. तो 4.8 वाले में जाता है 2 ओम. सही है. तो दिस इज 4.8 ओम. और ये क्या है? ये है आर. सॉरी, एक है 14.4 और ये होगा इसके साथ आर. ठीक है जी. और ये दोनों जो जा रहे हैं फिर ये मिलते हैं दोनों एक साथ. ठीक है जी. दीज टू मर्ज टुगेदर एंड दैट गोज इनटू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. ठीक है. वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई देखो, जब हम यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा. हाँ. Sir, if I draw a circuit with 2 ohm being up and 3 ohm being down, हाँ, कोई मसला नहीं तो है. ये वाली ऊपर हो वाला नीचे हो दोनों, won't that कोई work? मसला नहीं है. कोई मसला नहीं है. सेम कर सेम होगा. रिजल्ट आएगा ना? हाँ, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. चाहे तुम ये वाली ब्रांच ऊपर बनाते वो वाली ब्रांच नीचे बनाते, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है. अच्छा, अब वो कह रहे हैं भाई ये वोल्ट मीटर 0 दे रहा है रीडिंग. अगर ये वोल्ट मीटर 0 दे रहा है रीडिंग, तो हमने ये काफी दफा करे हुए हैं सवाल. तो उसका मतलब क्या हुआ? इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा. और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, वो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके बराबर होगा. ठीक है. एक दफा दोबारा से सुन लो कि क्यों ऐसा बोलता हूं मैं. भाई देखो, अगर यहाँ पे कोई पोटेंशियल था. ठीक है. यहाँ पे कोई पोटेंशियल था, प्लस एंड माइनस. ठीक है नी. ये पोटेंशियल था, तो अगर ये प्लस V का पोटेंशियल था इधर, ठीक है नी, तो ये कुछ ड्रॉप हुआ है ऐसे कि यहाँ पे जो वोल्टेज आया है वो ये आ रहा था कुछ भी, लेट से कुछ आ रहा था X. ठीक है नी. सिमिलरली जब यहां से भी आया वो प्लस V, वो वैसे ही ड्रॉप हुआ और X आया यहाँ पे, तो X माइनस X, इसलिए वोल्टेज डिफरेंस 0 आ रहा है. ठीक है नी. आगे का क्यों कहता हूँ कि आगे के वोल्ट मीटर भी सेम रीडिंग दिखा रहे हैं, वो उनका वोल्टेज डिफरेंस 0 होगा. वोल्टेज डिफरेंस सेम होगा. वो इसलिए होगा क्योंकि देखो, अगर वो सेम नहीं हुआ, अगर ये कोई और वैल्यू से ड्रॉप कर रहा है, ये कोई और वैल्यू से ड्रॉप कर रहा है, तो x माइनस वाई विल बी डिफरेंट एंड x माइनस जेड विल बी डिफरेंट. इन दी एंड उनको बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल होना है. अगर बैटरी का पोटेंशियल नेगेटिव वी है तो इधर नेगेटिव वी ही आना है. दोनों को सब्ट्रैक्ट करके x में से कुछ निकालना है जो नेगेटिव वी दे. अब x में से कुछ निकालना है जब, और नेगेटिव वी ही आए, तो एक ही चीज हो सकती है, ऊपर नीचे भी. सो सिमिलरली ऊपर नीचे ये वाले वोल्टेजेस भी आपके क्या हो गए? सेम हो गए. ठीक है. अच्छा, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. The resistance of resistor R. अच्छा,
लेट्स से दिस इज द करंट आई, ठीक है जी, ये आता है करंट I1, ये जाता है करंट I2, ठीक है जी। तो हमें क्या पता है, हमें पता है I1 इंटू 3 विल इक्वल्स टू I2 इंटू 2, ठीक है जी। और हमें क्या पता है, हमें पता है कि I1 इंटू, ये दोनों पैरेलल में है, तो 1/R प्लस 1/14.4 होल इनवर्स विल इक्वल्स टू I2 इंटू 4.8, ठीक है। एक्चुअली अब I1 ऐसा करते हैं, I1 इक्वल्स टू I2 इंटू 2/3, ठीक है। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इधर, तो ये हो जाएगा I2 इंटू 2/3 एंड देन, अच्छा इनको ऐड करना है, चलो इनको भी ऐड कर लेंगे, मसले की बात नहीं है ऐसी, इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रखते हैं। और ये हो गया I2 इंटू 4.8, ठीक है जी। I2 उड़ा दो, ठीक है जी। ये चीजें उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये पता चलेगा कि 4.8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7 पॉइंट, ठीक है जी। इधर 7.2 आ रहा है, इधर इनवर्स है, इस इनवर्स को हटाने के लिए दोबारा से इनवर्स लगा देते हैं, तो यानी ये हो जाएगा, मतलब ये लिखा हुआ है ना, अभी फिलहाल ये है, मुझे अगर ये हटाना है तो मैं इसको दोबारा से इनवर्स मार दूंगा, ताकि -1 +1 हो जाए, और फिर इधर भी इन्वर्स करना पड़ेगा, क्योंकि एक जो चीज कर रहा हो जहां पे, वहां पे दूसरी चीज भी वैसी ही करनी पड़ेगी। तो अगर इसको पावर -1 कर रहे हो, इसको भी पावर -1 करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/R प्लस 1/14.4 इक्वल्स टू 1/7.2, एंड देन यू कैन इजी पीजी कैलकुलेट दिस आउट। इसको उधर जाके सब्ट्रैक्ट करो, 1/7.2 में से ये सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है जी। और फिर हम सीधा से चलो, पहले तो 1/R ही निकाल लो, ठीक है जी। वो उधर जाके जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर जो आएगा, फिर उसको रेसिप्रोकेट करने, दोनों ऊपर ऊपर लेके आना है, ठीक है जी। तो 1/7.2 माइनस 1/14.4 होल इनवर्स दैट इज 14.4, ठीक है जी। ये आ रहा था 5/72, ठीक है जी, ये आया। अब मुझे आर लेके आना है आंसर, तो मुझे इनवर्स लगाना पड़ता है आर को ऊपर लेके आने के लिए, ठीक है जी। तो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 72/5 दैट इज 14.4 ओम्स, ठीक है जी। ये हो गया हमारा आंसर कि हमारा आर भी 14.4 ही आएगा। एनी प्रॉब्लम्स विद दिस क्वेश्चन? समझ आया, रिवाइज हो गया दोबारा से। अब वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इनटू अ सर्किट विद द पोलैरिटी शोन इन द डायग्राम। वोल्ट मीटर की पोलैरिटी है, प्लस इधर है माइनस है, यानी इसका बात का क्या मतलब हो, इसका बात का मतलब ये हुआ कि इस साइड को ज्यादा पॉजिटिव रखोगे और उस साइड को ज्यादा नेगेटिव रखोगे, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज दिखाएगा, ठीक है जी। वोल्ट मीटर की पोलैरिटी होती है, आपने अक्सर अपने लैब के प्रैक्टिकल्स में कर रहे होगे, तो वोल्ट मीटर की अगर लीड्स उल्टी तरीके से लगा दो तो वोल्टेज नेगेटिव वाला सही तो आता है, लेकिन वोल्टेज नेगेटिव वाला लगता है, ठीक है जी, माइनस दिखाने लगता है वो। तो वो बस ये होता है कि वोल्ट मीटर की पोलैरिटी होती है, ठीक है। कुछ खास इसमें कोई फायदा नहीं हमारा किसी चीज का। ये बैटरी लगी हुई है, एक पीक्यू है, पोटेंशियोमीटर का सवाल है, ये 3 वोल्ट की बैटरी है। बोल रहे हैं द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज मूव टू एंड पी ऑफ द पोटेंशियोमीटर एंड देन टू एंड क्यू, व्हाट आर द टू रीडिंग्स ऑफ द वोल्ट मीटर। अच्छा, वो कहते हैं कि भाई ये देखो, ये अब देखो बड़ा डिफरेंट केस है। क्या केस है, हमने हमेशा देखा था जहां पे पॉजिटिव लेग जुड़ी हुई थी, जब भी हम पोटेंशियोमीटर वाला सवाल करते थे, जब भी पोटेंशियोमीटर वाला डायग्राम बनाते थे, तो ये पूरा पोटेंशियोमीटर है, ब्ला ब्ला ब्ला, इसके नीचे भी ये भी यहाँ पे इसका पॉजिटिव होना चाहिए, फिर ये नेगेटिव और फिर स्लाइडर, ठीक है। यानी ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिले होते थे, या तो इसको उल्टा कर दो, नेगेटिव और नेगेटिव मिले होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए था कि अगर नेगेटिव एक जगह है तो उसके साथ पॉजिटिव वाली मिल रही हो, तो कुछ उल्टी कहानी है, ठीक है। एक कहानी है तो उल्टी इधर ये हो गई, तो हमें वो देखनी पड़ेगी। इट इज नॉट एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज यू थिंक। अच्छा, तो अगर हम देखते हैं, ठीक है, अच्छा जी, अगर मेरा स्लाइडिंग कांटेक्ट पी पे हो, यानी ये सब हटा दो कचरा, ये यहां से आ रहा है वोल्ट मीटर में, और वोल्ट मीटर किधर लग रहा है, वोल्ट मीटर इधर लग रहा है, ठीक है जी। अच्छा, अगर ऐसी बात है, अगर ऐसी बात है, अगर मैं इसको बोलता हूँ यार देखो, ये है +3 वोल्ट का वोल्टेज, ये बैटरी उल्टी लगी हुई है, -3 वोल्ट का वोल्टेज है, ठीक है। इस बात को भी समझ लो, ये +3 वोल्ट का वोल्टेज है, वो -3 वोल्ट का वोल्टेज है, क्योंकि बैटरी उल्टी लगी, ठीक है। अच्छा, ये पोटेंशियोमीटर के क्रॉस लगा हुआ है, यानी पी और क्यू के अक्रॉस, पी और क्यू के अक्रॉस अगर मैं यहां पे एक वोल्ट मीटर लगाता हूं, तो वो मुझे +3 वोल्ट देगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं ये स्लाइडर यहाँ पे लगाता हूँ, मतलब मैं बिल्कुल पी पे लगा देता हूँ, तो मुझे पी पे कोई, मतलब देखो ना, बिल्कुल स्टार्टिंग है पोटेंशियोमीटर का, तो आई विल बी गेटिंग नो वोल्ट, मतलब जो +3 वोल्ट है इसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिल जाएगा,
जीरो मिल रहा होगा इधर, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा होगा, ये वोल्ट मीटर रीड कर रहा होगा, शॉर्ट हो नहीं शॉर्ट नहीं हो जाएगा, देखो ना, जब पोटेंशियोमीटर के मैं बिल्कुल इधर ही कनेक्ट कर देता था तो क्या होता था, अब इसके अक्रॉस पूरी बैटरी लगी हुई भी हो तो मुझे क्या वोल्टेज मिलेगा, मुझे सिर्फ इधर कनेक्ट होने की वजह से सिर्फ जीरो मिलेगा ना। जब ये आगे बढ़ता है और कोई लेंथ आती है तब इसका वोल्टेज आना शुरू करता है ना, अभी तो इसका वोल्टेज आ ही नहीं सकता, राइट। समझ आ रहा है। अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ लगा हुआ है पी पे, तो अगर पूरे रजिस्टर के क्रॉस 3 वोल्ट है, क्योंकि यहाँ पे जीरो है और यहाँ तक जाता हुआ पूरा 3 हो जाता है ये, तो अगर मैं यहीं पे ही हूं तो मुझे पोटेंशियल क्या मिल रहा है, मुझे तो जीरो पोटेंशियल मिल रहा है, तो इधर तो जीरो पोटेंशियल आ रहा है, राइट। मुझे इस बैटरी का कोई वोल्टेज फील नहीं हो रहा जब मैं पी पे होगा, व्हेन आई विल बी एट पी, तो ड्यू टू दिस बैटरी आई विल बी फीलिंग नो वोल्टेज, मुझे यहाँ पे कोई वोल्टेज नहीं मिलेगा बिकॉज मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट हूँ, ठीक है। तो वोल्ट मीटर क्या रीड कर रहा होगा, वोल्ट मीटर रीड कर रहा होगा फिर इस बैटरी का वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। ये एक सर्किट ऐसा ही बन गया, बस इस तरह से समझो कि ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और ये इसके साथ एक वोल्ट मीटर पैरेलल में लग गया, क्योंकि कहानी आगे की हमें कंसिडर नहीं करनी, वो तो है ही नहीं, ऐसा है कि बिल्कुल सर्किट का कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सो दिस शैल बी, हमारे पास पहला आंसर आ जाता है, ये 1.5 वोल्ट व्हेन इन बिटवीन, यस यस मिसबा, यही तो था, यही तो था वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, यही तो करते थे हम भाई, पूरे पी क्यू पे आता था, यानी पी क्यू अगर 1 मीटर है तो पूरे पी क्यू 1 मीटर पे आ रहा है 5 वोल्ट, हम निकाल देते हैं यार 0.5 मीटर पे क्या आएगा, यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड ये तो कहता था कि एक्स पे 2.5 वोल्ट आएगा, विद लेंथ यू गेट द वोल्टेज, इफ योर लेंथ इज जीरो यू विल गेट नो वोल्टेज, आप जैसे लेंथ बढ़ाओगे वैसे वैसे आपको वोल्टेज मिलेगा, उसकी वजह से जो आपका ड्राइवर सेल है, ठीक है। अच्छा, अब ये अभी आपको क्या मिल रहा है, अभी आपको 3 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। व्हेन यूर एट पी यूर गेटिंग 3 वोल्ट, नेगेटिव 3 वोल्ट अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन हो सकता है उन्होंने वो बोला कि यार ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो उस हिसाब से मैग्नीट्यूड को अगर कंसीडर करें सिर्फ और सिर्फ, तो 3 वोल्ट वाले ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। यानी सी या डी में से कोई ऑप्शन सही है, ठीक है। ये क्या है, 38 है, ये मैं कह रहा था आसान है इसका, लेकिन ये इसने आके एंड में हमारे साथ मामला कर दिया। अच्छा, अब अगर जो है मैं इसको क्या कर दूं, इसको अगर मैं यहां लगा दूं, ठीक है, आई पुट द वोल्ट मीटर ओवर हियर, ठीक है, वोल्ट मीटर अगर यहां पे लगा देता हूं, अब देखो क्या होगा, अब ये होगा कि आपको पूरा 3 वोल्ट इस बैटरी की वजह से मिल जाएगा, राइट, पूरी लेंथ आ गई, अब पहले जीरो लेंथ थी अब पूरी लेंथ आ गई, पूरी लेंथ आ गई है, तो अब आपको इस बैटरी की वजह से इसके ऊपर क्या मिल रहा होगा, +3 वोल्ट, राइट, यू विल बी गेटिंग +3 वोल्ट अक्रॉस दिस, सही है, सही है, समझ में आ रहा है। अच्छा, और मजीद क्या है, मजीद इस बात को ये समझो कि ये, अच्छा दूसरी बात इसकी जो है, हाँ, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर की चीज हटा के बस ये नीचे रजिस्टर और बैटरी और उसके साथ वोल्ट मीटर का सर्किट बता रहा हूं, ठीक है। ये है रजिस्टर, ठीक है, ये है बैटरी, बैटरी यहां से इसके साथ जुड़ी हुई है, ये है पी, ठीक है, और बैटरी एक वोल्ट मीटर के थ्रू कहां जा रही है, इधर जा रही है ना, और ये है 3 वोल्ट की बैटरी, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, उप्स, जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, वो है 3 वोल्ट का, है ना जी। अब देखो, अब देखो, अब क्या होगा, अब ये 3 वोल्ट कहां से आ रहे हैं, ये ऊपर वाली बैटरी से आ रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है ये 3 वोल्ट इस रजिस्टर की वजह से ड्रॉप जो हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ड्राइवर सेल ये है, ये पूरी उसके क्रॉस लगा हुआ है, तो बेसिकली ये वो 3 वोल्ट बना रहा है, राइट। अब ये क्या है, ये एक बैटरी की तरह काम कर रहा है, यानी ये भी 3 वोल्ट की बैटरी, ये भी 3 वोल्ट की बैटरी, 3 और 3 6 एड अप हो जाएंगे। क्यों हुआ, सिर्फ ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये सेल उल्टा लगा हुआ है, ये पॉजिटिव के साथ इसका पॉजिटिव नहीं जुड़ा हुआ, इसका नेगेटिव, मतलब अगर देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यहाँ पे पॉजिटिव सही होता, और हम तो अपनी पुरानी वाली जगह, अगर यहाँ पे नेगेटिव होता और यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम अपनी पुरानी वाली जगह। अब भी देखोगे, अब भी प्रॉब्लम क्या है, इसका जो पॉजिटिव है और इसका जो पॉजिटिव है वो जुड़े हुए नहीं है, दे डोंट हैव अ कॉमन टर्मिनल, कहानी अब उल्टी हो जाएगी। सो थोड़ा याद करो, अगर सर्किट ऐसा होता कि यहाँ पे इसकी पॉजिटिव यहाँ होती है और नेगेटिव यहाँ होती है, राइट, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ रहा है और इसकी नेगेटिव यहाँ पे आ रही है, तो क्या होता,
तो ये होता कि फिर जब ये हम पूरा क्यू पे ले जाते ना तो वोल्टेज जीरो होता। क्यों होता जीरो? बिकॉज इसके क्रॉस 3 वोल्ट मिल रहे, वो भी बैटरी 3 वोल्ट की है, तो जब ऊपर वोल्टेज सेम हो गया, बराबर हो गया, तो करंट फ्लो नहीं करेगा, ये वोल्ट मीटर जीरो हो जाएगा। वो नॉर्मल वाला केस था। अब क्या है? अब उलट वाला केस है। इन्होंने बैटरियां उल्टी कर दी। उस बैटरी के उल्टी होने की वजह से अब ये दोनों बैटरियां इस तरीके से काम कर रही हैं कि ये सीरीज में एक दूसरे के। पहले क्या होता था? पहले होता था रजिस्टर एक होता था, इस तरीके से कोई एक बैटरी बन जाती थी और ये दोनों बैटरियां सेम वोल्टेज की हुआ करती थी, तो कोई करंट ही नहीं फ्लो करता था। अब क्या हुआ है? अब ये हुआ है कि ये जो रजिस्टर जो बैटरी बनी है, ये उल्टे डायरेक्शन में बैटरी बनी है। राइट? अब देखो सीरीज बन गया, एक के बाद एक। मैं अगर इसको सही तरह से बनाऊं, मतलब अगर मैं यहां से ये वायर हटा दूं, ये बड़ी डंडी, इसकी छोटी डंडी कहां पे मिल रही है? इसकी बड़ी डंडी और फिर इसकी छोटी डंडी। सीरीज में बन गई बैटरी, यानी ये 3 वोल्ट का सेल, ये 3 वोल्ट का सेल, ये 6 वोल्ट की बैटरी बन गई। यानी अब ये 6 वोल्ट की बैटरी की तरह फंक्शन करेगा। समझ आया? सो इट्स गोइंग टू बी ऑप्शन डी। इस बार आपको समझ में आया? 6 वोल्ट वाली चीज। अच्छा मिसबा, जरा ये याद करो कि जब नॉर्मल वाली केस हुआ करती थी, नॉर्मल वाली केस क्या हुआ करती थी? नॉर्मल वाली केस ये हुआ करती थी कि बैटरी जो ड्राइवर सेल था उसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव मिला हुआ होता था। लेकिन अभी देखो उन्होंने चेंज किया, उन्होंने इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव मिलाया था। ठीक है? अगर पहली वाली केस को अगर तुम याद करती हो, तो पहली वाली केस में ये वो करता था कि जब इसके ऊपर वोल्टेज आता था और जब तुम दोनों ये रजिस्टर का वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज बराबर हो जाता था, तो कोई करंट फ्लो नहीं करता था, यानी वोल्ट मीटर भी जीरो रीडिंग देता है ना। जब अगर नॉर्मल वाली केस होती, जब नॉर्मल वाली केस होती, जब इनके दोनों मिले होते। अभी क्या है? अब उलट वाली केस है। अभी अगर उलट वाली केस है, अच्छा पहले वाली केस में ये हुआ, रजिस्टर बेसिकली एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा होता था, जिसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव जुड़ा हुआ होता था, और दोनों इक्वल वोल्टेज की बैटरियां हुआ करती थी, तो कोई करंट ही फ्लो ही नहीं करता था। अभी क्या हुआ? ये उल्टा करने की वजह से ये हुआ कि जो रजिस्टर जैसी बैटरी बना है, वो रजिस्टर उल्टी बैटरी बना है। राइट? इट हैज बिकम नॉट लाइक दिस, वो ऐसे बना है। अब देखो ये सीरीज में नजर आएंगी तुम्हें, और बड़ी डंडी छोटी डंडी मिली भी किसके साथ है? बड़ी डंडी के साथ। बड़ी डंडी और छोटी डंडी तुम्हें नजर आएगा 3 वोल्ट 3 वोल्ट, ये 6 वोल्ट की एक बैटरी बन गई। ठीक है जी? सो ये क्या हुआ? ये सिर्फ हुआ इसलिए क्योंकि ये ऊपर वाला सेल उल्टा लगा हुआ है। उल्टा लगने की वजह से इंस्टेड ऑफ these two voltages being a positive and positive 3, ये वोल्टेज क्या होगा? ये वोल्टेज एक +3 है, एक -3 है। तो जब आप जो है इस रेजिस्टर के ऊपर, जब ये रेजिस्टर खुद बैटरी बनेगा, तो ये भी फिर उल्टी बैटरी बन रहा है। और फिर उस केस में क्या हो रहा है? सॉरी, ये बन रहा है ऐसी बैटरी। एंड देन उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में ये दोनों ऐड अप हो जाते हैं, बिकॉज ये सीरीज में बैटरीज बन जाती है। सही है? चलिए, व्हाट इज अ कंक्लूजन फ्रॉम द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? कौन सी कंक्लूजन है? C, perfect. ठीक है, protons and electrons have equal and opposite charges. This is a valid thing, but it is not a conclusion. Protons have a much larger mass than electrons. नहीं, ये gold foil experiment में prove नहीं हुई. The nucleus of an atom contains protons and neutrons. Again, no, this was not proved. So this is wrong. And then, which particle is a hadron? Electron, neutrino, positron, or proton? Hadron इसमें से कौन सा है? Hadron क्या होता था? Hadron इसमें से proton है ना? Because electron is a lepton, neutrino is also a lepton, positron is also a antilepton, proton is made up of 3 quarks. ठीक है जी? It was therefore called a baryon specifically, और hadron की क्लास में आता है ब्रॉड में। ठीक है जी? ये सब चीजें क्वार्क से नहीं बनी, ये क्वार्क से बना हुआ है, इसलिए प्रोटॉन जो है वो hadron में जाएगा। सही है जी? एंड विद दिस योर होल पेपर इज डन। ठीक है, क्वेरीज भी डिस्कस हो गई आज की सारी, और ये पेपर भी कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह फिर कल हम 21 के पेपर शुरू कर देंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।